स्वागत है सभी का। आज सीबीएसई क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 टिश्यूज़ होने वाला है। देखो एनिमल टिश्यूज़ के अंदर हमने आप अगर आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, तो एपिथेलियल टिश्यू कवर कर रखा है। इसके पहले लेक्चर जो करा था सब कुछ बात करा इसके ऊपर, इसके टाइप्स देखे थे, वो किस त कहाँ-कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं सब बात कर रखा है। अच्छा बाकी के 3 टाइप के एनिमल टिश्यूज़ जो है हमारे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू इन तीनों को देखने को है। बहुत मज़ा आएगा। बने रहो हमारे साथ, लेक्चर थोड़ा लंबा होगा लेकिन हर एक मोमेंट एक वाव मोमेंट होगा, ये मेरी गारंटी है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो समझते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं। ये ऐसे टिश्यूज़ है भैया जो क्या करते हैं बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि नाम में पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू भैया कनेक्ट कर रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट को। इसके अलग-अलग एग्जांपल्स देखेंगे ना सब क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं मोटा-मोटा अगर मैं बात करूँ, कनेक्टिव टिश्यू हमारे जो हड्डियाँ जो होते हैं ना बोन, वो कनेक्टिव टिश्यू है। आप खुद देखो बोन क्या कर रहा है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट कर रहा है भैया। अगर स्केलेटन की बात करें, पूरा जो हमारा ढांचा है बाहर का स्केलेटन, वो क्या कर रहा है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? और अगर देखोगे आप कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड भी होता है, जो हमारी खून होती है ब्लड, वो भी क्या कर रही है, कनेक्ट ही तो कर रही है। आपको पता है कि जैसे हमारे अगर टिश्यूज़ की बात करें, है ना? जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ है, और अगर बात करें हमारा जो लंग्स है भैया, वो क्या कर रहा है? लंग्स में से ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक लेके जा रहा है, और वो जब टिश्यूज़ उन ऑक्सीजन को यूज़ करता है, तो फिर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उस फिर CO2 को कहाँ लेके जाता है? लंग्स तक। तो बेसिकली क्या कनेक्ट कर रहा है, लंग्स से टिश्यू को कनेक्ट कर रहा है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। फिर आगे देखेंगे कि दो दो बोन एक दूसरे से कनेक्टिव है, वो भी टिश्यू से कनेक्टेड है, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। फिर देखेंगे एक बोन और एक मसल, वो भी कनेक्टेड है टिश्यू से, जो कि होता है कनेक्टिव टिश्यू। देखो इनको अलग-अलग नाम है, ठीक है? कौन से टिश्यू का क्या नाम है, सब देखेंगे आगे चल के। मैंने मोटा-मोटा बता दिया आपको। अब समझिए यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू मेंटेन्स फॉर्म ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने बताया कि हमारा जैसे बोन वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, और बहुत सारे बोन अगर इकट्ठे मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, स्केलेटन बन जाता है हमारा, ठीक है? तो आप आपने क्या देख रखा है, आपका बॉडी का पूरा मेंटेन कर रखा है शेप उसने। और देखो एज वेल एज इट ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट। और तो और क्या, अगर आप सोचो अगर आपके पास स्केलेटन ना होता, बोन्स नहीं होते, तो आपके जितने भी ऑर्गन्स है वो तो ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड रहते भैया। तो जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे मान लो कभी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया, कभी क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी किसी पैथोजन ने अटैक कर दिया, तो उन सब से क्या है, बचे रहने के लिए हमारे पास क्या है, ऑर्गन्स के बाहर से एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर है, कवरिंग है, जो कि हमारा स्केलेटन है, ठीक है, जो कि बोन से बना रखा है। और देखो द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड। आप देखोगे जो कनेक्टिव टिश्यू जितने भी टाइप के होते हैं, उन सब के अंदर सेल्स क्या होता है, दूर दूर होते हैं काफी, और एन एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। पहले समझते हैं सेल्स कैसा दिखता है। देखो यहाँ पे ये आपको जो है कनेक्टिव टिश्यू के सेल दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर मार्किंग कर दूं, ये पूरा पूरा भैया एक सेल है, उस तरीके से ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस तरीके से सारे क्या आपके कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स दिख रहे हैं। आप देखोगे कि बेसिकली ये क्या है ना, एक मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। मैट्रिक्स मतलब जैसे आपका मान लो कोई एक स्पेस है, उसमें ये सारे सेल रखे हुए हैं, थोड़े दूर-दूर रहते हैं, चूँकि स्पेसिंग की बात करें थोड़े दूर-दूर रहते हैं सेल्स, और जिस मैट्रिक्स में रहते हैं, वो मैट्रिक्स हो सकता है कि फ्लूइड हो हमारा, या जेली लाइक हो सकता है, ये हो सकता है थोड़ा रिजिड सा हो, है ना, हार्ड हो सकता है। तो वो जो जिस भी मैट्रिक्स में है, वो थोड़ा जेली हो सकता है, या हार्ड हो सकता है, या हमारा फ्लूइड टाइप का हो सकता है। समझ रहे हो बात मेरी? देखो यहाँ पे मैंने लिखा रखा है, द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। तो डिपेंड करता है किस टाइप की कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। जैसे अगर बात करें ब्लड की, अगर बात करें भैया, तो ब्लड में जो भी हमारे सेल्स होंगे, जो ब्लड टिश्यू के जो भी सेल्स होंगे, उनकी मैट्रिक्स कैसी होगी, फ्लूइड सा होगी। ऐसा तो नहीं कि भैया हार्ड होगी। अगर अगर हम बोन की बात करें, तो बोन में जो भी हमारा सेल्स होगा, बोन के सेल्स, वो जिस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है ना, जिस भी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, वो मैट्रिक्स कैसा होगा, हार्ड सा होगा, रिजिड सा होगा। तो डिपेंड करता है किस टाइप की टिश्यू की हम बात करते हैं। मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आएगा भैया, पकड़ते चलो, लेक्चर लंबा होगा लेकिन खूब मजा आएगा। आगे देखो जरा यहाँ पे देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू आपको कहाँ-कहाँ मिल सकता है। थोड़ा-थोड़ा बात कर दिया था मैंने, थोड़ा और देख लो। जैसे ये हमारा क्या एक मसल्स है ना? ये कौन सा मसल है, बाइसेप। भैया मैंने ऐसा करके क्या करूँ, डंबल उठा रहे हैं भैया ऐसा-ऐसा। तो यहाँ पे जो मसल बनता है ना, जो ये ऐसे करके इतना बड़ा-सा, वो हमारा क्या होता है, बाइसेप्स होता है। नीचे वाले जो होते हैं ना, ये लोअर आर्म का, यहाँ इसको क्या ट्राइसेप्स बोलते हैं भैया, यहाँ पे जो मसल्स होगा हमारा। तो आप क्या देख रहे हो, ये देखो ये क्या है बेसिकली, ये हमारा एक टिश्यू है, दिख रहा है व्हाइट टिश्यू। अगर मैं कलर चेंज कर दूँ, हाँ ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये टिश्यू है। तो ये टिश्यू देखो क्या कर रहा है, आपके मसल को, ये बोन है, ये क्या है आपके बोन है, तो मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है ना। यहाँ पे देखो क्या है, हम बेसिकली क्या है, डंबल को लोअर कर दिए, तो हमारा क्या है, ये थोड़ा सा फैल गया हमारा मसल। यहाँ का बाइसेप्स की बात करें, ट्राइसेप की बात करें, तो यहाँ भी क्या करा है, देखो मसल को उसने क्या करा है, बोन से कनेक्ट कर रखा है। ये जो व्हाइट टिश्यू है, ये हमारे टिश्यू है। इस टिश्यू की नाम क्या है, सब देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू अलग-अलग टाइप के होते हैं, उनकी अलग-अलग फंक्शनिंग है, सब देखने को है। बस बता रहे कि कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है, फिर ये कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है, इनके क्या-क्या नाम होते हैं, वो सब बताएँगे। थोड़ा पकड़ते चलो बात। आगे देखो और कहाँ देखने को मिल सकता है कनेक्टिव टिश्यू आपको। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपकी एक हड्डी है। जैसे आपको पता है कि बॉडी में बहुत सारे हड्डी है, 206 हड्डियां हैं, है ना, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो एक हड्डी को क्या कर रहे हो, देखो दूसरे हड्डी से इस टिश्यू को देख रहे हो, ये हमारी टिश्यू है बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हो पूरा पूरा यहाँ पे एक टिश्यू है। इसने क्या कर रखा है, देखो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से कनेक्ट कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है, दो हड्डी को एक साथ इकट्ठे, वो भी टिश्यू है। किस टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। मैंने बताया ना आपको, कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और देखो आगे कनेक्टिव टिश्यू आपको और कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं आपके, जैसे मैं बात करूं
बहुत जा आपके जो कान में कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिल सकता है, नाक में देखने को मिल सकता है। तो सब ओवरऑल बात करें कहाँ-कहाँ जैसे मैंने बता दिया, अब थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। कनेक्टिव टिश्यू देखो कहाँ-कहाँ आपको मिलेगा, आपको ब्लड में आपका जो है ब्लड, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन की बात करें जैसे मैंने बताया वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब सोचो कि कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट ये सब क्या है? ये सब विस्तार से बताएँगे, हर एक को मैंने डिफाइन कर रखा है बहुत अच्छे से, समझेंगे आराम-आराम से। पहले तो इतना पकड़ो कि ये हमारी क्या देखिए यहाँ पे देखो आपको एडिपोस टिश्यू दिख रहा है, ये आपकी एडिपोस टिश्यू है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एरियोलर टिश्यू। ये जो 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, इनको हम लोग जो है लूज़ टिश्यू भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लूज़ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? जो हमारी टेंडन और लिगामेंट होती है, अगर मैं कलर चेंज कर दूँ, टेंडन और लिगामेंट जो होते हैं, इनको हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे बोन और कार्टिलेज होते हैं, इनको बोलते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अभी बस बात पकड़ते चलो, इनको बोलते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। और जो हमारी ब्लड होती है भैया, वो कैसी होती है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होती है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो इसका मतलब क्या होता है बोलोगे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या? देखो कनेक्टिव टिश्यू समझ गए। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है ना, आपके बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। फाइबर मतलब क्या? आप देखोगे कि जितने भी टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है उन सब में आपको ऐसा धागा की तरह देखने को मिलेगा, ऐसा ऐसा मिलेगा धागे की तरह। इनको बोलते हैं फाइबर्स। ये फाइबर्स क्या होता है? बेसिकली प्रोटीन का बंडल। मान लो बहुत सारा प्रोटीन एक साथ इकट्ठे आ गया है ना, इकट्ठे बहुत सारे प्रोटीन ऐसे 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 आ गए, वो सारे क्या बना दिए? एक आपका फाइबर बना दिए, फाइबर का बंडल। तो आप क्या देखते हो कि आपके जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो काफी लूज होते हैं भैया। एक फाइबर अगर ऐसा होगा तो दूसरा उससे काफी दूर होगा, फिर तीसरा उससे काफी दूर होगा। तो उसके अंदर जो फाइबर्स होंगे, फाइबर्स क्या है? प्रोटीन के बंडल्स। तो फाइबर्स की क्या है? बीच में स्पेसिंग ज्यादा होगी, लूज होंगे वो, इसलिए उनको बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। अगर बात करें टेंडन और लिगामेंट की, तो एक ऐसा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि इनमें जो आपको फाइबर्स देखने को मिलते हैं वो काफी, एक तो नंबर में ज्यादा होते हैं भैया, और यहाँ के जो होते हैं हमारे फाइबर्स वो काफी पास पास होते हैं, है ना? इनकी इसमें स्पेसिंग बहुत कम होती है, पास पास होते हैं, उसलिए इनको बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक तो नंबर भी ज्यादा है उनके मुकाबले फाइबर्स का, और फाइबर का भी पास पास भी है। अगर बात करें जैसे ये बोन और कार्टिलेज को, इनको बोलते हैं स्पेशल कनेक्टिव। ये भैया अद्भुत ही है, बोन और कार्टिलेज एकदम अलग है। इसको स्पेशल क्यों बोलते हैं समझेंगे थोड़ा आगे चल के। और ब्लड को तो बोलते हैं फ्लूइड। आपको पता है फ्लूइड क्या होता है? अगर बात करें फ्लूइड की, जो भी चीज फ्लो कर सकती है, जो बहती है, जैसे बात करें अगर जितने हमारे लिक्विड्स होते हैं ना, पानी की बात करें, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, जितना भी हमारा फ्लूइड है वो फ्लो कर सकता है भैया। और बात करें हमारी जो जितने भी गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, जितने भी गैसेस है वो सारी भी क्या फ्लो कर सकती है। तो जो चीज फ्लो करे फ्लूइड कहलाती है। तो ब्लड भी एक टाइप का फ्लूइड ही तो हुआ, ठीक है? समझ गए? तो मोटा मोटा मैंने बता दिया, समझते हैं कि हर एक को अच्छे से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं ब्लड की। ब्लड, खून, है ना? ब्लड में आपको क्या-क्या देखने को मिल सकता है? ब्लड में आपके मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक को अच्छे से बताते हैं, बस बात पकड़ते चलना। सबसे पहला होता है हमारा प्लाज्मा, दूसरा होता है आरबीसी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का एक और नाम है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। तीसरा हमारा होता है व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डब्ल्यूबीसी लिखा है, व्हाइट ब्लड सेल। इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, है ना? तीस और हमारा चौथा जो होता है कंपोनेंट ब्लड में, वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का एक और नाम है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। हर एक को मैं अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी। हर एक की मैं फंक्शनिंग बताऊंगा, कौन क्या कर रहा होता है ब्लड के अंदर, कहाँ पे होता है, ठीक है? सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको कि ब्लड में हमारा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा पे पहले बात करते हैं थोड़ा सा, प्लाज्मा क्या होता है। देखो ब्लड में सबसे ज्यादा आपका प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा आपका बेसिकली क्या होता है? आपका 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 बोल सकते हो पेल येलो कलर का होता है। पेल येलो समझ रहे हो? जैसे आपका स्ट्रॉ देखिए हो भैया, स्ट्रॉ स्ट्रॉ का कलर कैसा होता है? पेल येलो होता है, मतलब हल्का हल्का येलो सा होता है। वैसा ही कलर होता है प्लाज्मा का। प्लाज्मा में 90 से 95% पानी ही होता है, बिल्कुल। मतलब ब्लड का आपका अधिकतर पोर्शन प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा का मैक्सिमम पार्ट क्या है? सब पानी से ही बना रखा है। 90 से 95% उसमें पानी है। और उस पानी में क्या आपके अलग अलग हार्मोन्स, अलग अलग प्रोटीन सब उसमें क्या होंगे? डिसॉल्व होंगे। अरे आपको पता है ना, हम जो भी खाना इनटेक कर रहे हैं, जो भी चीज हम खा रहे हैं, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे, वो सब क्या है भैया? जब डाइजेशन हो जाता है खाने का, जब खाना टूट जाता है, तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, जो भी है, उनको तो एब्जॉर्ब करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस खाना तोड़ दिया, उसको तो एब्जॉर्ब भी करना पड़ता है कि हमको उससे एनर्जी मिल सके। तो उसको एब्जॉर्ब करता कौन है? तो वही हमारे ब्लड में होते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर वो सब चीजें जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होती है फूड की। समझ में आ रहा है? तो मैंने प्लाज्मा का मोटा-मोटा बता दिया। आपने क्या देखा? प्लाज्मा हमारा पेल येलो कलर का होता है। उसमें 90 से 95% पानी ही होता है, और उसी पानी के अंदर आपके अलग-अलग प्रोटीन्स, आपके जो है विटामिन्स, मिनरल्स, उसमें जो है सॉल्ट्स वगैरह डिसॉल्व होंगे। अब इस प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा तो बेसिकली क्या है? फ्लूइड है एक, और उस प्लाज्मा के अंदर आपके आरबीसी भी होंगे, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी भी होंगे, और आपके प्लेटलेट्स भी होंगे। समझते हैं कि आरबीसी दिखता कैसे है, इसका फंक्शनिंग क्या है, सब समझते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आरबीसी की स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको उसका स्ट्रक्चर बाई कनकेव होता है। देखो फिजिक्स में कनकेव कन्वेव का काफी सुन रखा है, यहाँ बाई कनकेव की बात करें, बाई मतलब डुअल। इसका स्ट्रक्चर अगर बताऊं यहाँ पे तो कुछ ऐसा होगा, ये देखो, ऐसा। जैसे अगर मैं
इसका ओवरऑल बताऊं स्ट्रक्चर, ये देखो। तो आपको क्या दिख रहा है कि आपको देखो सेंटर पार्ट में, ये सेंटर पार्ट है, तो आपको देखो सेंटर पार्ट में आपको अंदर की तरफ ऊपर और नीचे बेंडिंग दिख रही है, दिख रही है ना बेंडिंग। तो बेसिकली दोनों साइड बेंडिंग है, इसलिए इसको बोला बाई कनकेव। अगर एक साइड होता तो बोलता बस कनकेव, क्योंकि दो साइड बेंडिंग है तो बोलेंगे बाई कनकेव। और इसकी कलर कैसी होती है, तो पूरा रेडिश होगा भैया, जिसका इसका तो नाम ही है रेड ब्लड सेल। इसका कलर कैसा होगा, पूरा 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 आपका रेड कलर का होगा, ठीक है। और ऐसे ये तो मैंने एक बना रखा है पीस ना, तो आपके ब्लड के अंदर ऐसे बहुत सारे रेड ब्लड सेल होंगे भैया, लाखों करोड़ों होंगे, समझ में आ रहा है, बहुत सारे होंगे आपके। देखो रेड ब्लड सेल की कुछ थोड़ा फंक्शनिंग वगैरह समझते हैं। आपने तो देखा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। रेड ब्लड सेल में एक प्रोटीन होता है जो कि उसमें आयरन काफी ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है। एक ऐसा आपका प्रोटीन होता है जो कि आयरन रिच होता है, उसका नाम है हेमोग्लोबिन। आपने जरूर नाम सुना होगा हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन बेसिकली वो करता क्या है, हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बांधे रखना, पकड़ के रखना। आप देखो होता क्या है ना, बेसिकली लंग्स से, आपको जैसे मैंने बताया थोड़ा देर पहले ही, कि लंग्स से लेके टिश्यू तक, आपके जितने भी बॉडी में अलग अलग टिश्यू है, आपके हाथ के टिश्यू की बात करें, आपके ब्रेन की टिश्यू हो गई, आपके पैरों की टिश्यू हो गई, स्टमक की हो गई, नीस की हो गई, तो आपके बॉडी में जहां जहां भी टिश्यूज है वहां तक क्या होता है, ऑक्सीजन को ले जाना पड़ता है। तो ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, वही हेमोग्लोबिन क्या करता है, लंग्स में से ऑक्सीजन को खींच लेता है और उसी ऑक्सीजन को क्या करता है, टिश्यू तक लेके चला जाता है। और टिश्यू क्या करता है, उस ऑक्सीजन को यूज करता है, यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज करने के बाद वो बनाता है एक वेस्ट प्रोडक्ट जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल उस टिश्यू के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है, वो चाहता है कि इसको फटाफट से निकाल दे। तो CO2 को क्या करता है, वापस से उन टिश्यूज में से एब्जॉर्ब करता है कौन, हेमोग्लोबिन, और फिर क्या करता है, टिश्यू से लेके आता है हमारे लंग्स में। तब क्या देख रहे हो कि हमारा हेमोग्लोबिन जो कि आयरन रिच प्रोटीन है वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना, जो कि आरबीसी में होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आरबीसी की फंक्शनिंग क्या है, उसकी फंक्शनिंग यही है, वो क्या कर रहा है कि गैसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लंग से टिश्यू तक लेके जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से आपके लंग्स तक ला रहा है, और वापस क्या है, आपके लंग से फर्दर आपके नोस्ट्रिल से, नाक से बाहर निकल जाएगा जब भी आप एक्सेल कर रहे हो भैया, समझ में आ रहा है आपको बात। अगर आरबीसी की बात करें रेड ब्लड सेल की, तो इनकी लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होती है। एक आरबीसी की बात करें, इनका लाइफ स्पैन 120 दिन का ही होता है, वापस से नए आरबीसी बनते हैं। कहां बनते हैं, आपके बोन मैरो समझते हो भैया, आपके जो हड्डी होते हैं, जो हड्डी का बीच का इस हिस्सा होता है ना, वो थोड़ा नर्म सा होता है, बाहर का तो काफी हार्ड सा है, ठीक है। अंदर वाला पार्ट जो होता है वो थोड़ा नर्म सा होता है, इसको बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो के अंदर ही ब्लड ब्लड फॉर्म हो रहा होता है। तो आपका आरबीसी ऐसे खत्म हो गया 120 दिन बाद, कहां खत्म होता है, आपके बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं स्प्लीन। तो स्प्लीन नाम के ऑर्गन में आपका आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और वापस आपके 120 दिन बाद जो है नए आरबीसी आपके बोन मैरो में बन जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये हमने जो भी बात करी ये सब आरबीसी के ऊपर था, रेड ब्लड सेल। ब्लड का तीसरा कंपोनेंट क्या है, जो कि हमारी डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल। यहाँ पे देखो दे रखा है डब्ल्यूबीसी। देखो व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, व्हाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। देखो ल्यूको मतलब क्या होता है, व्हाइट, और साइट्स मतलब होता है सेल। जैसे आरबीसी की बात करें थे रेड ब्लड सेल की, उसका एक और नाम क्या था, एरिथ्रोसाइट, है ना, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो मतलब क्या होता है, रेड, और साइट्स मतलब सेल, इसलिए हमारी क्या है, रेड ब्लड सेल सारी रेड कलर की होती है भैया, और व्हाइट ब्लड सेल सारे व्हाइट कलर के होंगे। देखो व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल पहले आपको मैं दिखा दे रहा हूँ दिखता कैसा, ये देखो ये सारे आपके व्हाइट ब्लड सेल है, देख रहे हो, ये आपका एक व्हाइट ब्लड सेल है, ये भी व्हाइट ब्लड सेल है। देखो व्हाइट ब्लड सेल अलग अलग टाइप की होते हैं, आपको टोटल 5 टाइप के व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, नाम बता दूं सबका। देखो सबका हमको फंक्शनिंग जानना नहीं है, कौन क्या कर रहा है, बस मोटा मोटा नाम पकड़ के चलो, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करिए, आपका एक व्हाइट ब्लड सेल है, इसका नाम है इयोसिनोफिल। क्या नाम है, इयोसिनोफिल, ठीक है। ये दूसरा वाला जो व्हाइट ब्लड सेल है इसको बोलते हैं बेसिनोफिल, बेसिनोफिल। तीसरी वाली जो होती है व्हाइट ब्लड सेल उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। जो चौथी वाली होती है उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। और जो हमारी 4 हो गई, जो पांचवी टाइप की हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल होती है उसको बोलते हैं मोनोसाइट। क्या बोलते हैं, मोनो साइट। तो ये टोटल 5 टाइप के आपके व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, ठीक है। अगर बात करें मोटा मोटा कि व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है, क्या कर रहा होता है, आपने देखा कि 5 टाइप के होते हैं। देखो हर एक टाइप की स्पेशल फंक्शनिंग आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी में उतना नहीं दे रखा है, आपको पूछेगा भी नहीं। मोटा मोटा पकड़ लो कि व्हाइट ब्लड सेल करता क्या है। तो ये क्या करता है, बेसिकली इनको डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं हमारे बॉडी का, कि जो भी आपका फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर आ रहा है, मान लो आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज हो गया, कोई सा बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आ रहा है, आपको कोई वायरल डिजीज हो गया, कोई सा वायरस आपके बॉडी के अंदर आ रहा है, आपको फंगल डिजीज हो गया, कोई सा फंगस आपके बॉडी के अंदर आ रहा है, तो उन बैक्टीरिया से, फंगस से, है ना, उन वायरस से कौन लड़ेगा, तो वो यही आपके डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये जाके लड़ेंगे। बेसिकली करते क्या है ना, स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपने पता होगा, आपको मैंने बताया था, लेक्चर किया था अमीबा का, है ना। तो अमीबा में हमने क्या देखा था, अमीबा जब भी अपने जब खाने को खा रहा होता है, आसपास के जो पार्टिकल को एनगल्फ करता है, वो क्या करता है, स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर ऐसा करके बना के भैया उसको क्या करता है, एनगल्फ कर लेता है। उस तरीके से अगर मान लो यहाँ पे कोई सा हमारी
बैक्टीरिया या वायरस आ गई, तो ये क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी के जो सेल्स होंगे, न्यूट्रोफाइल, बेसोफाइल, इसिनोफाइल, जो भी सेल्स होंगे वो सब क्या करेंगे, ऐसा करके स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। समझ रहे हो, ये क्या करेगा, बेसिकली इलोंगेट करेगा, स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और इसको अंदर में क्या करेंगे, एंगल्फ कर लेंगे। समझ में आ रहा है, इस तरीके से होता है। तो आपने क्या देखा, डब्ल्यूबीसी क्या कर रहा है, हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करने की काम कर रही है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और समझते हैं। अब यहाँ पे हमने एक और बात किया था, ब्लड का जो चौथा कंपोनेंट है वो क्या होता है, प्लेटलेट्स। यहाँ पे देखो प्लेटलेट्स लिखा हुआ है। प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। अगर मैं स्पेलिंग लिख के दिखाऊं कैसा दिखता है, तो थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये होती है उसकी स्पेलिंग। देखो थ्रोम्बो मतलब क्या होता है, थ्रोम्बो मतलब होता है कलरलेस, और साइट्स मतलब सेल। तो आपने क्या देखा, रेड ब्लड सेल रेड है, व्हाइट ब्लड सेल व्हाइट है, लेकिन प्लेटलेट जो है वो कलरलेस है भैया, कोई सा कलर नहीं। जैसे पानी का कलर कैसा होता है, अगर वाटर की बात करें तो वो तो कलरलेस होता है, उस तरीके से आपका प्लेटलेट्स भी कलरलेस होता है। देखो प्लेटलेट्स बेसिकली है क्या, ये कोई स्पेशल सेल्स नहीं है। आपके आपने क्या देखा कि आपके जो बोन मैरो होते हैं भैया, बोन का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो थोड़ा नरम सा होता है, जिसको बोन मैरो बोलते हैं। तो बोन मैरो के छोटे छोटे पीस आपके थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, बिल्कुल। बोन मैरो के छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं, जब वो टूट जाते हैं ना, तो प्लेटलेट्स बना देते हैं। समझ में आ रहा है, प्लेटलेट्स करता है क्या, पहले आपको दिखा दे प्लेटलेट्स दिखता कैसा, ये देखो। ये ऐसा आपको प्लेटलेट्स दिख रहा है, ये देख रहे हो, ये प्लेटलेट्स है, ये सारे स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अगर आप देखोगे ना तो स्ट्रक्चर दे रखा है आपका, तो ये सब क्या आपके प्लेटलेट्स है। बीच में आप जो बोलोगे ये क्या है, बीच में आपका न्यूक्लियस है। बेसिकली है तो ये सब सेल्स ही ना। प्लेटलेट्स जो टिश्यू है तो बहुत सारे सेल से बना रखा है भैया। तो ये सब आपके क्या है, ये सब अंदर में न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ब्लूइश सा, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, उसका सेल का। तो बात करते हैं प्लेटलेट्स, ये करता क्या है। तो प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, देखो मान लो कहीं से मैं गिर गया, मेरे को कट आ गया, वहां से क्या ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है भैया, खून निकल रहा है, खून निकल रहा है, निकल रहा है। कुछ ही मिनटों के अंदर क्या होता है, अपने आप खून निकलना बंद हो जाता है। उस पर मैं कुछ एक्सटर्नल कोई क्रीम अप्लाई नहीं करता हूँ, उसके बावजूद अपने आप खून निकलना बंद हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हुई। ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड जम जाना। ब्लड को जमाने का काम कौन कर रहा है, प्लेटलेट्स। आपके प्लेटलेट्स होंगे भैया जहाँ पे कट लगा है, प्लेटलेट्स तो हर जगह है, ठीक है ना, आपके खून में हर जगह है। तो कहीं भी अगर आपको कट आया जहां से खून निकल रहा है, तो प्लेटलेट्स अपना वहां पे एक्शन दिखाएगा। वो क्या करता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे नेट देखिए भैया, ऐसा ऐसा यहाँ पे बना के दिखाऊं, तो ऐसा 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 नेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा जहां पे भी कट लगा है आपका। नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाने के बाद खून को क्या करेगा, वो सॉलिडिफाई करना शुरू कर देगा, उसको जमा देगा। ठीक है, तो एक तो खून को जमा दिया, अब बाहर से नेट भी बिछा दिया, तब क्या आपका खून अब नहीं निकलेगा उसके बाहर, वो तो पूरा कवर हो चुका है। समझ में आ रहा है, नेट से भी ढक गया, पर उसको थोड़ा सा उसको जो है जमा भी दिया। इसलिए हम लोग इसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग कौन कौन करवाता है, प्लेटलेट्स करवाते हैं। समझ में आ गया। तो हमने क्या देखा, ब्लड हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि क्या कर रहा है, बॉडी के एक पार्ट से, जैसे हमारा लंग्स से टिश्यू कनेक्ट कर रहा है। और ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक की बात करिए, हर एक के फंक्शनिंग भी देखिए। ठीक है ना, आगे बढ़े, अगला देखते हैं। अब समझते हैं कुछ और बातें। तो हमने क्या देखा, जो प्लाज्मा होता है उसमें 90 से 95% पानी है, और उस पानी के अंदर आपके प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन्स, अलग अलग आपके वाइटामिन, मिनरल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने बात किया कि ब्लड बेसिकली क्या कर रहा है, एक तो मैंने आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करी कि आरबीसी ये कर रहा है, डब्ल्यूबीसी ये कर रहा है, प्लेटलेट्स ये कर रहा है, लेकिन मोटा मोटा बात करें कि ब्लड क्या कर रहा है ना, पूरा इकट्ठे अगर बात करें तो ब्लड क्या कर रहा है, बेसिकली गैस का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। ठीक है, आपने क्या देखा था कि ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक लेके जा रहा है, और टिश्यू जो वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, उस टिश्यू से लेके लंग्स तक लेके आ रहा है। उसको समझ में आ रहा है, तो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाना। तो ये कौन करवा रहा है, ब्लड करवा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, ब्लड समझ लिया। अब देखते हैं हमारा एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि होता है बोन। बिल्कुल, बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन क्या कर रहा है, इट फॉर्म्स द नेटवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। देखो हमारे क्या है, सबसे पहले तो अंदर में ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के बाहर क्या है, ऑर्गन्स के बाहर आपका बोन्स है, बहुत सारे 206 हड्डियां होती हैं, आपको पता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, है ना, एक एडल्ट के अंदर। जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो न्यूली बॉर्न होते हैं, उनके अंदर 300 से भी ज्यादा हड्डियां होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं, है ना, उनकी उनकी एज बढ़ते रहती है, तो होते क्या है कि ये हड्डी फ्यूज होते रहते हैं भैया। तो हड्डी एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, तो फाइनली चल के क्या है, जब वो बड़े हो जाते हैं उनमें 206 हड्डियां आ जाती है। ठीक है ना, बच्चों में क्या होता है, 300 से ज्यादा हड्डियां होती है। तो ये बोन क्या कर रहा है, बहुत सारे बोन इकट्ठे आके स्केलेटन बना रहे, पूरा ढांचा दे रहे शरीर का। तो स्केलेटन में आप क्या देख रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। तो स्केलेटन की बात करें या बोन की बात करें, क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को सपोर्ट ही तो कर रहा है ना। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। आप देखो यहाँ पे मैंने बोन बना रखा है, स्ट्रक्चर बोन तो ऑल दो सबको पता ही, फिर भी बना रखा है। तो आपने देखो बोन कैसा होता है भैया, ये क्या नॉन फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं कि आपका बोन बेंड हो जाएगा, नहीं होगा। ये फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होता, काफी हार्ड सा होता है। ठीक है ना, बेसिकली बोन में आपके ना जो है ना, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, होते तो और भी काफी सारे हैं,
लेकिन जो मेन मिनरल्स की बात करें, जो मेजॉरिटी में ज्यादा होते हैं सबसे ज्यादा, तो कैल्शियम फास्फोरस आपको देखने को मिलता है बोन में। और ये कैल्शियम फास्फोरस ऐसे मिनरल्स है ना जो उसको क्या हार्डनेस प्रोवाइड करता है भैया, ठीक है। आपके बोन इतने हार्ड क्यों है, कैल्शियम फास्फोरस। आपके दांतों में भी बात करें ना, का दांत जो होता है टीथ, वहां भी आपको कैल्शियम फास्फोरस देखने को मिलता है। हमको मम्मी क्या बोलती है कि दूध पिया करो, दूध पिया करो, क्या होगा, दांत मजबूत होंगे उससे। दूध में क्या होता है, कैल्शियम देखने को मिलता है। आप कैल्शियम मिनरल्स होता है भैया, जितना दूध पियोगे आपके हड्डियां मजबूत होंगी, आपके क्या दांत मजबूत होगी। समझ रहे हो बात हड्डी के बारे में। और देखो यहाँ पे क्या बात करने को है, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स। तो आप देखिए हमारा, अच्छा बोन, बोन तो एक टिश्यू है, बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब चूंकि आपको पता है टिश्यू क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल्स। टिश्यू को तो कनेक्शन ऑफ सेल्स ही तो बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं बोलते हैं, बिल्कुल। तो आप देखोगे कि जो आपके बोन के अंदर सेल्स होंगे उनको बोन सेल्स बोलेंगे। और बोन सेल्स आपके एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड है, फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं बोल दे कि अंदर है, ठीक है ठीक है। तो क्या है, आपके हार्ड मैट्रिक्स के अंदर आपके बोन सेल्स लगे हुए हैं। आपको दिखा रहा हूं कैसे, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, एक बोन है बेसिकली, ये बाहर का पार्ट है बोन का। जैसे आपका ये हड्डी है भैया ऐसा करके, तो ये बाहर का पार्ट है, और ये बोन का अंदर का पार्ट दिखाया, तो बोन का अंदर का पार्ट। और देखो यहाँ पे, समझ में आ रहा है, तो ये आपका जो है बोन का अंदर का पार्ट है। तो ये सब देख रहे हो, और उसके और अंदर अगर घुसे, ये तो आपका अंदर का पार्ट था ही, उसके अगर और अंदर अच्छे से घुसे बीच में, जो आपका बेसिकली बोन मैरो वाला रीजन होता है ना, वहां अगर घुसे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये देखो, देख रहे हो ये वाली, इसको अगर मैंने लेट से जूम कर दिया, यहाँ पे देखो, इसको मैंने इस वाले पार्ट को जूम करके दिखाया यहाँ पे, तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, आपकी अगर बोन को मान लो मैं ऊपर से देख रहा हूँ, है ना, हड्डी है मेरे पास भैया, ऐसे करके लंबा करके मैं उसको अगर हड्डी को काट दिया बीच से, ऐसे खचा काट दिया, तो उसको क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट मिलेगा। और ऊपर से अगर झांक रहा हूं तो उसके जब क्रॉस सेक्शनल सेक्शन से मैं जब देखता हूं, तो मान लो ये मेरा बोन का टॉप व्यू है, ऐसा समझ लो बोन का टॉप व्यू है। तो आपको बोन में जब देखोगे तो आपको ऐसा 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 रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, समझ में आ रहा है। तो आपको देखो इस तरीके का, एक ऐसा, फिर आपको इस तरीके का रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो रिंग के स्ट्रक्चर होते हैं इनको लैमिला बोलते हैं। थोड़ा बहुत समझ लो, जितना नॉलेज रखोगे उतना बढ़िया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैमिला बोलते हैं, लैमिला, ठीक है। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो लैमिला, लैमिला जो होता है ना, बेसिकली यही क्या होता है, हमारा जो बोन का मैट्रिक्स है, इसी को बोलते हैं लैमिला, को ही बोलते हैं बोन का मैट्रिक्स। और लैमिला बना किससे होता है, ये बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस मिनरल से। बिल्कुल, जो हमारे कैल्शियम फास्फोरस है, तो उन कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर हमारा लैमिला बना होता है, काफी हार्ड सा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो ये क्या, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा, इसको बोलते हैं ओस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स। ये ओस्टियोसाइट्स ही तो हमारे बोन सेल है ना, बिल्कुल। अरे मैंने जब ये बात किया था, आपने क्या देखा था, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड बोन मैट्रिक्स। तो ये आपका बोन मैट्रिक्स है, बेसिकली लमीला को ही बोन मैट्रिक्स बोलते हैं भैया। तो आप क्या देख रहे हो, बोन मैट्रिक्स में आपके ओस्टियोसाइड एम्बेडेड मतलब फंसे रखे हैं, ठीक है ना। तो और ये लमीला कैसा होता है, किससे बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से। देखो जरा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी बात कर रखा है कि जो आपका लमीला होता है, जो आपका हार्ड मैट्रिक्स होता है बोन का, वो किससे बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से, ठीक है ना। अब देखो तो बोन और क्या क्या कर रहा होता है भैया, इट ऑल्सो एंकर्स द मसल। तो मसल को एंकर कर रहा है। देखो एंकर क्या होता है आपको पता है, कि जैसे शिप की बात करें, नाव की, अगर नाव बीच समुद्र में है, चल रही है चल रही है चल रही है, बीच समुद्र में अगर मान लो उसको कहीं रोकना हो, तो कैसे रोकोगे, वो तो क्या है भैया, पानी के बहाव के साथ बहते रहेगा, लेकिन उसको रोकोगे कैसे बीच में। तो क्या करते हैं ना, जो भी आपके जो सेलर्स होते हैं, जो नाव चला रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने साथ जो एक आयरन का लेके जाते हैं, जिसको एंकर बोलते हैं। आपने एंकर देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे मोटा मोटा बना के दिखाऊं रफ स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसा आपके एंकर जो है इस तरीके का, ठीक है, कुछ ऐसा आपका देखने को मिलेगा, मिलता है ना इस तरीके का। आप देखोगे स्ट्रक्चर, आपने कार्टून्स वगैरह में भी देखा होगा ना, कार्टून वगैरह में तो देता ही है। तो एंकर इस तरीके का रहता है भैया। तो क्या करते हैं, एंकर को नीचे फेंक देते हैं वो। तो एंकर को नीचे फेंकते हैं, जमीन में जाके धंस जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी बोट जहां पे भी रोकनी है बीच समुद्र में रोक सकते हैं वो। तो एंकर से आप क्या देख रहे हो, कि एंकर करना मतलब क्या, कि एक जगह पे रोके रखना, ऐसा बोल सकते हैं। तो आपके बोन क्या देख रहे हो, बोन आपके मसल्स को एंकर कर रहे हैं, उसको भी तो रोके रखे ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो है हाथ का मसल यहां से शिफ्ट होके यहां आ गया, यहां से शिफ्ट होके यहां आ गया, नहीं, वो जहां है वहीं पे है। क्यों, चूंकि मसल्स के बाहर तो स्केलेटन है भैया, बोन से आपका, और स्केलेटन उसको एंकर कर रखा है, मतलब उसको जहां पे है वहीं पे रोके रखा है। समझ रहे हो बात। तो एंकर कर रहा है, और क्या कर रहा है, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग हो गया, है ना, जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उन सबको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि बाहर से बोन क्या, अगर बोन ना होता तो उनको क्या प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता, जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं वो समय के साथ। लेकिन क्या है, प्रोटेक्शन होने के कारण क्या है, वो सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिल रही है ना, बाहर से कवरिंग है बोन का, समझ रहे हो। तो बोन हमारा, जो आपने देखा, एक और दूसरा टाइप का हमारा कनेक्टिव टिश्यू था, कनेक्ट ही तो कर रहा है बोन। बोन देख रहे हो ना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, ऐसे बहुत सारे बोन इकट्ठे। अब देखते हैं लिगामेंट, ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट, लिगामेंट ये नाम बहुत सुना होगा आपने। लिगामेंट क्या कर रहा है, एक बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, देखो आपके बॉडी में 206 हड्डियां हैं, और हर एक हड्डी एक दूसरे से कनेक्टेड है भैया। एक हड्डी दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे मान लो यहां से यहां तक हड्डी हो गया,
बात समझ रहे हो? जैसे यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी हो गया, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी है, तो इन दोनों को हड्डी को यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक जो हड्डी है, उनको देखो बीच से किसी ने कनेक्ट कर रखा है, ऐसा ऐसा करके मैं बेंड कर पा रहा हूँ, तो बीच से मतलब ब्रेकेज है, समझ रहे हो? बीच से ब्रेक मतलब ये पूरा हड्डी इकट्ठे तो नहीं है, ये हड्डी यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक हड्डी है, देखो बीच से ब्रेकेज है, तो ये दो हड्डी को इकट्ठे जो जोड़ रखा है एक टिश्यू ने, उसी टिश्यू को बोलते हैं लिगामेंट। समझ में आ रहा है? उस टिश्यू को लिगामेंट बोलते हैं। अगर आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं लिगामेंट का, यहाँ देखो, ये देखो, तो आपका क्या है बेसिकली, ये आपका एक बोन है, ये आपका एक हड्डी हो गया, उस तरीके से ये एक हड्डी है, और इसको किसने जोड़ रखा है, यहाँ पे देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा व्हाइटिश सा, ये और कुछ नहीं बल्कि आपका टिश्यू ही है। कौन सा टिश्यू? आपका लिगामेंट टिश्यू। समझ में आ रहा है? तो जहां जहां पे दो बोन जुड़ रखी वहां लिगामेंट टिश्यू आपको देखने को मिलता है। और क्या बात कर रखा है, दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। देखो इनमें क्या होती है भैया, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है लिगामेंट में, ठीक है? देखो स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ मतलब क्या, मजबूती ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमने फाइबर्स का बात करा था ना, फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स आपके ऐसे ऐसे पत्ते 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 धागे की तरह होते हैं, वो धागे इकट्ठे क्या है बेसिकली, प्रोटीन के बंडल है ना, प्रोटीन में प्रोटीन का बंडल इकट्ठे क्या कहलाता है, आपका फाइबर कहलाता है। तो क्या होता है ना कि लिगामेंट की बात करें तो इनमें जो फाइबर्स होते हैं वो ऐसे 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 काफी पास पास ऐसे ऐसे देखो कितनी बार क्या होता है ना, फाइबर आपके एक साथ इकट्ठे बंडल बने रहते हैं, और कितनी बार क्या होता है, फाइबर्स आपके कुछ यहाँ पे है, कुछ फाइबर ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ मतलब रैंडमली डिस्टॉर्टेड होते हैं कई बार फाइबर्स। तो कुछ फाइबर्स यहाँ पे हो गया, कुछ फाइबर इधर है, कुछ इधर है, कुछ उधर है, उधर है। तो कई बार जो फाइबर आपके जहां तहां आपके रैंडमली फैले हुए रहते हैं, और कई बार जो एकदम स्ट्रेट अच्छे से भैया प्रॉपर अलाइनमेंट बना के रखते हैं फाइबर। तो अगर आपके फाइबर ने प्रॉपर अलाइनमेंट बना के रखा है, अगर ना आपके टिश्यू के अंदर आपका फाइबर ने प्रॉपर अलाइनमेंट बना के रखा है, तो इससे मजबूती ज्यादा मिलती है, स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है। तो लिगामेंट की बात करें, और इसके बाद एक और देखेंगे हम लोग देखेंगे टेंडन। तो दोनों ही केस में क्या देख सकते हो कि आपकी जो है स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फाइबर्स होते हैं भैया वो प्रॉपर्ली अलाइंड होते हैं, एक साथ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अलाइंड रहते हैं। इससे क्या उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। इनमें इलास्टिसिटी भी होता है। देखो स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि वो बोन को मजबूती दे रहे हैं, इलास्टिसिटी मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत बेंड भी हो सकता है भैया। आप देख रहे हो हाथ को ऐसे करके बेंड कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उसमें जो लिगामेंट है वो भी बेंड कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर मैं हाथ को बेंड करूंगा, ये एक बोन है ये दूसरा बोन है, तो अगर हाथ को मैं बेंड कर रहा हूं तो आपका लिगामेंट में तो खींच रहा है ना, जो बीच में आपका लिगामेंट है वो भी खींच रहा होगा जरूर सा। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, ये भी आपका इलास्टिक सा है, इसमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा है मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप का हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो टेंडन्स बोलते हैं। टेंडन्स का नाम भी आपने सुना होगा। टेंडन्स क्या कर रहा है, लिगामेंट क्या कर रहा था, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट कर रहा था। टेंडन क्या करता है, एक बोन को दूसरे मसल से कनेक्ट करता है। क्या बोला मैंने, एक बोन को दूसरे मसल से कनेक्ट करता है टेंडन्स। अगर आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं, यहाँ पे देखो, ये देखो, तो हमने क्या बेसिकली आपको बता रखा है, ये क्या हमारी मसल है, कौन सी मसल, इसको बाइसेप्स बोलते हैं। अगर यहाँ मार्किंग कर दूं, इसको बोलते हैं बाइसेप। ठीक है, और जो नीचे वाली मसल होती है, यहाँ पे भी मसल्स होती है आपकी आर्म के नीचे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइसेप्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, बोन है पूरा पूरा, ये आपका बोन है, हड्डी है जो दिख रहा है, ये सारी आपकी हड्डी है। अब देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है व्हाइटिश सा है ना, ये वाली स्ट्रक्चर, या यहाँ पे जो आपको दिख रही है ऐसा ये वाली, ये व्हाइटिश सा, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, टेंडन बोलते हैं। देखो टेंडन क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका मसल है, यहाँ पे आपका मसल, यहाँ पे हार्ट, यहाँ पे आपका जो आपका बोन है। तो देखो मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है ना यहाँ पे टेंडन, देखो यहाँ पे भी आपके मसल्स होंगे, यहाँ पे मसल्स होंगे। तो देखो मसल को क्या कर रहा है, बोन से कनेक्ट कर रहा है कौन, टेंडन। उस तरीके से यहाँ भी देखो आपका ये बोन है, ये आपका मसल्स है, तो मसल को देखो बोन से कनेक्ट कौन कर रहा है, टेंडन कर रहा है। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे टेंडन, ये देखो ये आपकी टेंडन है। ठीक है, तो टेंडन का यही काम है कि मसल को बोन से कनेक्ट करना। जब हम क्या करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं भैया, कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब क्या, मान लो मैं डंबल उठा रहा हूँ है ना, जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा, डंबल्स वगैरह ऐसे करके अगर उठाओगे डंबल, तो आपका क्या होगा, जब आपका ये पार्ट फुल सा जाता है। ठीक है, आपका बाइसेप्स फुल जाता है। फुल जाना मतलब क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फुल जाना मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब आपका बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो आपका क्या है, जो वो वाला पार्ट है आपका, जो आपका जिसको क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, वो भी आप पे खिंच जाएंगे। और जब आप रिलैक्स करोगे, वापस से डंबल को नीचे डालोगे, तो आपको देखो जब डंबल को नीचे डाला तब ये कंडीशन था, तो आपका वापस से क्या, आपका मसल जो है पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कर गया था है ना, जब उसको उठाया, जब वापस से डाला डंबल को, तो आपका रिलैक्स कर गया मसल। जब मसल रिलैक्स कर गया, तो आपके जो टेंडन से वापस से बाहर की तरफ खींच जाते हैं। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं कुछ और बातें टेंडन्स के बारे में। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू, कलर चेंज कर लूं मैं, विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, देखो स्ट्रेंथ इनमें भी ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि लिगामेंट और टेंडन दोनों के अंदर जो फाइबर्स हैं वो प्रॉपर्ली एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद अलाइंड है, तो इससे स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है दोनों को। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा थी लिगामेंट की, यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन एज कंपेयर टू लिगामेंट कम है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। समझ में आ रहा है, तो जो एक बोन को मसल से जोड़ रखा है जिस टिश्यू ने, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लिगामेंट से कम होती है, इस बात को पकड़ के चलो आप। ठीक है, अब बाकी स्ट्रेंथ दोनों में ज्यादा होती है, कंपेरेटिवली बराबर सा होता है स्ट्रेंथ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हमारा एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जो क्या होता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज भी एक और टाइप का टिश्यू है, जिसको बेसिकली कार्टिलेज कहाँ देखने को मिलता है, आपके कान में देखो भैया, कान में भी तो हड्डी होती है ना,
कैसा हड्डी है? बेसिकली लोग इसको हड्डी ही बोलते हैं, ये हड्डी का एक स्पेशल टाइप है। इसलिए मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि बोन और कार्टिलेज कैसे होते हैं, स्पेशल टिश्यू। क्योंकि कार्टिलेज आपका बोन का स्पेशल वर्जन है ना, अपडेटेड वर्जन। इसमें क्या है बेसिकली, आपके कान की हड्डी देखो कितना नरम है, इसके हड्डी को आप आसानी से कैसे भी बेंड कर सकते हो, ऊपर नीचे से घुमा दो, टीचर तो काफी घुमाते थे स्कूल में, समझ में आ रहा है? जिस तरीके से इसकी हड्डी जो है काफी नरम होते हैं। नाखों की हड्डी की बात करें भैया, जो नाक की हड्डी होती है वो भी काफी नरम सी होती है, उसमें भी कार्टिलेज देखने को मिलता है। तो कार्टिलेज जो है बोन का एक स्पेशल टाइप है जो कि काफी नर्म सा होता है, इसको हम लोग बेंड कर सकते हैं ना, ऐसे करके घुमा दिया, बेंड कर दिया, समझ में आ रहा है? वो कार्टिलेज कहलाता है। और आपको कार्टिलेज कहाँ देखने को मिलता है, देखो यहाँ पे लिखा गया है, कार्टिलेज स्मूदेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स। तो जहां जहां पे जॉइंट्स है, मतलब आपको जॉइंट्स क्या होता है? जॉइंट्स वो एरिया है जहां पर एक बोन दूसरे बोन से कनेक्टेड है, उसको जॉइंट्स बोलते हैं। तो जॉइंट्स में भी आपको कार्टिलेज देखने को मिलता है। यहाँ देखो मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है, ये देखो जरा, ये आपकी एक बोन है, आपको अगर मैं देखो यहाँ पे दिखा दूं अच्छे से मार्किंग करके, तो ये मेरा पूरा पूरा एक बोन है ये वाली, और देखो ये भी एक बोन है। अब बीच में देख रहे हो, अगर इस बोन की बात करें, इसके देखो बाहर में कवरिंग लगा रखा है, यहाँ पे देखो इस बोन के बाहर आपको कवरिंग दिख रहा है, उस तरीके से ऊपर वाला बोन है, ऊपर वाले बोन के बाहर भी देखो सरफेस पे ऐसा है कवरिंग बना रखा है, ये देखो कवरिंग दिख रहा है ऐसे ऐसे करके। तो देखो दोनों बोन के सरफेस पे कवरिंग है, इससे क्या है कि फ्रिक्शन नहीं बनता है, समझ में आ रहा है? बेसिकली रगड़पन जो बात है, रगड़ जिसको बोलते हैं, तो एक बोन अगर दूसरे बोन के ऊपर स्लाइड भी करेगा तो स्मूथली स्लाइड करेगा, वो जो उनके पीछे फ्रिक्शन नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि बीच में कार्टिलेज है। देखो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है कौन? लिगामेंट। मैं समझता हूं इनके बीच में लिगामेंट भी होगा, एक बोन से दूसरे बोन को लिगामेंट भी कनेक्ट कर रहा होगा ऐसे करके, ठीक है? लेकिन लिगामेंट तो चलो है ही, लेकिन उनको फ्रिक्शन ना हो, उसको जो है आराम से एक के ऊपर एक स्लाइड कर जाए, तो इसके लिए उनके बीच में जो है जॉइंट्स में आपको जो है क्या देखने को मिलता है? कार्टिलेज। समझ में आ रहा है? चलो और बातें करते हैं कुछ। यहाँ पे क्या बोला गया है, तो आपको कार्टिलेज कहाँ देखने को मिलता है? आपने क्या देखा? आपको कान में देखने को मिलता है, नाक में, और कहाँ देखा? आपके जो बोन के जॉइंट्स होते हैं वहां देखने को मिलता है, और भी कई जगह। जैसे बात करें ट्रैकिया में, आपके जो ट्रैकिया होते हैं, ट्रैकिया क्या होता है भैया? जैसे यहाँ पे दिखा दूं, ये देखो, ये जैसे यहाँ पे मैंने बता रखा है, ह्यूमन फिगर बना रखा है थोड़ा सा, ये जो होती है हमारी बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, जो हमारी विंड पाइप है, यहीं से तो हवा आती है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, जो ये नॉस्ट्रिल से हमारी, तो ऑक्सीजन यहाँ से ली है तो O2 हमारी अंदर जाएगी भैया, यहाँ जाएगी जाएगी जाएगी, फर्दर क्या आपके लंग्स में वो चली जाती है। तो ये जो पाइप होती है जहाँ से आपका ऑक्सीजन पास कर रहा होता है, इसी पाइप को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। या इसका एक और नाम है जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं ना। आपको पता है कि गले में आपके दो पाइप होते हैं, एक होते हैं विंड पाइप जहां से आपकी ऑक्सीजन जा रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होता है, एक और पाइप होता है गले में जो कि होता है फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस ही बोलते हैं। आपको पता होगा ये सब बातें, साइंस वाले स्टूडेंट हो, ठीक है ना? ईसोफेगस को जो है फूड पाइप भी बोलते हैं। वहां से क्या होता है? खाना जा रहा होता है, जो भी अपने खाना खाया वो आपके ईसोफेगस पाइप से नीचे जा रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? जो आपका ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया का जो मसल्स होता है, जो बाहर की तरफ जो मसल्स होगा ट्रैकिया का, देखो ट्रैकिया भी आपका क्या है ना, जब आपका सांस ले रहे होते हो तो ट्रैकिया भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, अंदर बाहर कर रहा होता है। समझ में आ रहा है? ट्रैकिया भी आपका तो अंदर बाहर कराने के लिए उसको कुछ कुछ तो कंट्रोल कर रहा होगा, तो मसल्स रहते हैं इसके बाहर, ट्रैकिया के बाहर। वो कौन से मसल होते हैं आपके? बहुत नर्म सा मसल होता है, काफी इलास्टिक सा, जो कि होता है आपका कार्टिलेज। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको कार्टिलेज देखने को मिलता है। और देखो यहाँ पे बात करें लैरिंग्स की, लैरिंग्स क्या होता है आपको पता है कि आपके गले में, यहाँ पे थ्रोट में आपका क्या होता है? एक वॉइस बॉक्स होता है, जिसमें वॉइस बेसिक जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल पा रहा हूँ, मेरे में से जो भी आवाज आ रहा है, उसकी वॉइस बॉक्स लगा रखा है थ्रोट के अंदर। तो वॉइस बॉक्स को, जिसको लैरिंग्स भी बोलते हैं, उसी वॉइस बॉक्स को बोलते हैं लैरिंग्स, जहां से आपका जो भी हम आवाज वहां से निकल रहा होता है। समझ में आ रहा है बात? आपको पता है कि कहीं से भी अगर साउंड क्रिएट करना हो तो वाइब्रेशन होना जरूरी है। कोई भी पार्ट अगर साउंड क्रिएट कर रही है तो जरूर वो वाइब्रेट भी किया होगा, बिना वाइब्रेशन का साउंड निकलना पॉसिबल है ही नहीं। तो मेरा लैरिंग्स भी क्या करता है भैया? वाइब्रेट करता है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसको क्या करते हैं? मसल्स वाइब्रेट करवाते हैं, तो वाइब्रेट करने से हमारी क्या है, वहां से आवाज निकल रही होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब देखो कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस्ड सेल। अगर मैं कार्टिलेज की सेल को दिखाऊंगा अभी, उसमें देखोगे कि सेल्स के बीच में स्पेसिंग ज्यादा है, दूर दूर है हमारे सेल्स, ठीक है ना? यहाँ पे देखो जरा दिखा रखा है, तो ये देखो, ये एक हमारा कार्टिलेज का सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, और ये भी एक सेल। देखो इनके बीच में स्पेसिंग ज्यादा है ना, ये देखो बीच में इनका स्पेसिंग, ये देखो स्पेसिंग, इनके बीच में स्पेसिंग ज्यादा होती है कार्टिलेज सेल की बात करें। और देखो क्या बात कर रखा है, जो जो मैट्रिक्स होती है बेसिकली, द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोस्ट ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। बेसिकली यहाँ पे आप देखो, ये देखो, ये इनके बीच में मैट्रिक्स होगा भैया। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि सेल्स आपका रैंडमली कहीं पे फैले हुए हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पे सब बैठे हुए हैं अच्छे से। तो जहां जिस मैट्रिक्स में ये लोग है ना, जिस भी आपके सरफेस में ये लोग इसके ऊपर है, वो मैट्रिक्स कैसा है? आपका प्रोटीन और शुगर से बना हुआ है। देखो ये प्रोटीन और शुगर जो है ना, ये थोड़ा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ये थोड़ा नरम सा होता है। तो बेसिकली
इनका मैट्रिक्स जो है वो थोड़ा नर्म सा है, लेकिन जो बोन का मैट्रिक्स था, आपने क्या देखा था, जो बोन का मैट्रिक्स जिसको लैमिला बोलते हैं, वो मैट्रिक्स काफी हार्ड होता है। क्यों? चूंकि वो कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। तो बोन की मैट्रिक्स हार्ड होती है, लेकिन जो कार्टिलेज की मैट्रिक्स होती है वो प्रोटीन शुगर के बनने के कारण वो कैसा होता है भैया, नर्म सा होता है। इसलिए आपको क्या है, काफी देखो नर्म तो है ही, आपका जो भी यहाँ का बोन है कार्टिलेज का, नाक का, ये बोन तो काफी नर्म सा है भैया, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमारा एक और टाइप का स्पेशल टिश्यू था जो कि था कार्टिलेज। ठीक है, ये हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज। आगे बढ़ते हैं। एक और हमारा कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं एरियोलर टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। देखो यहाँ पर क्या करा, ये एक ऐसे ऐसे टिश्यू है जो आपको स्किन और मसल के बीच में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? स्किन और मसल। जैसे ये मेरा स्किन है, ये मेरी ऊपर की स्किन है, चमड़े की बात करें, स्किन के नीचे घुसोगे, स्किन के नीचे जाओगे तो आपको मसल्स देखने को मिलेगा, है ना? मसल्स के और अंदर जाओगे तो आपको स्केलेटन देखने को मिलेगा, स्केलेटन के और अंदर जाओगे तो आपको ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो आपके स्किन और मसल्स है उनके बीच में जो टिश्यू देखने को मिलता है उसको बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। समझ में आ रहा है? और आपको कहाँ देखने को मिलता है एरियोलर टिश्यू? यहाँ पे देखो, इट फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। जो आपके ऑर्गन्स है, जैसे किडनी की बात करें, हार्ट की बात करें, लंग्स की बात करें, पैनक्रिया की बात करें, ये जो भी ऑर्गन्स है उनके बीच अंदर में भी स्पेसिंग को भर रहा है। बेसिकली उनके अंदर भी टिश्यू कौन सा है आपका? एरियुलर टिश्यू, समझ रहे हो? तो ऑर्गन्स के अंदर भी टिश्यू आपको देखने को मिल रहा है, जो कि क्या कर रहा है, खाली खाली स्पेस को फिल कर रहा है। बेसिकली ऑर्गन्स में जो भी खाली स्पेस बच जाते होंगे भैया अंदर में, उनको ये टिश्यू फिल कर देता है। ये टिश्यू काफी नर्म सा होता है, काफी फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, मतलब एकदम यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशनिंग। जैसे जैसे बात करें, जब हम जैसे गद्दे की बात करें, गद्दा कितना नरम होता है भैया, गद्दे के ऊपर आप देखिए आराम से बाउंस भी कर सकते हो, ऊपर नीचे आराम से मजा आता है खूब एकदम। तो एक क्या करता है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है। तो जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के अंदर फील्ड है आपका एरियुलर टिश्यू, तो जो अंदर में जो फील्ड है, तो काफी एरियुलर टिश्यू ऐसा नहीं कि हार्ड है बहुत, मत समझो कि काफी हार्ड सा है पत्थर की तरह, नहीं, ये काफी नर्म है भैया, काफी सॉफ्ट एकदम नर्म है, एकदम गद्दे की तरह। समझ में आ रहा है? इसे क्या है कि कुशनिंग प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रखा है, आपको एरियुलर टिश्यू आपने क्या देखा कि आपकी स्किन और मसल के बीच में ये वाली टिश्यू होती है। और कहाँ होती है? देखो यहाँ पे बात कर रखा है अराउंड ब्लड वेसल्स। जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, ये देखो यहाँ पे, जैसे आपको पता है ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स मतलब आपके वो पाइप्स है जहां से ब्लड फ्लो कर रहा होता है। आपको पता है कि आपके, है ना, जैसे हम बात करें ब्लड वेसल्स आपके, यहाँ पे मैंने बना रखा है एक आपका ब्लड वेसल है, जो आपके आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, कैपिलरी, ये सारे ब्लड वेसल्स आपको पता है ना, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, ये सब ब्लड वेसल्स होते हैं। तो यहाँ से ये भी एक ब्लड वेसल है आपका। तो देखो यहाँ से क्या है, आपके अंदर से ये फ्लो कर रहा होगा यहाँ से ब्लड। ये तो छोटा सा सेक्शन है ना, ये तो मैंने क्या करा, आपके ब्लड वेसल का छोटा सा सेक्शन कट कर दिया। आपके बॉडी में तो भैया काफी लंबे लंबे ब्लड वेसल्स होते हैं पूरा, ये है ना, आपका जो नस की बात करें, एक से काफी लंबे लंबे होते हैं, छोटा सा पाइप मैंने बना रखा है, और उसके अंदर से क्या है, आपके ब्लड फ्लो कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी आपके जो है इसके अराउंड, इसके बाहर में मसल्स होंगे यहाँ पे, तो ये ब्लड वेसल्स के बाहर भी तो मसल्स होंगे ना, यहाँ भी आपके मसल्स होंगे। तो वो कौन से मसल्स होंगे? आपके एरियुलर टिश्यू ही होंगे, बिल्कुल। वो आपके जो टिश्यू देखने को मिलेगा बाहर में, आपके एरियुलर टिश्यू होंगे। और देखो, और आपको कहाँ देखने को मिलता है? यहाँ पे बोन मैरो में, जो आपका बोन मैरो होता है, हड्डी का बीच का पोर्शन, वहां भी आपको जो है उसके उसके जो मसल्स होते हैं वहां पे आपको एरियुलर टिश्यू देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? तो आपने देखा कहाँ कहाँ देखने को मिलता है आपको? आपके ऑर्गन्स के बीच में देखने को मिलता है, जो आपके ऑर्गन्स है उसके अंदर के स्पेस को फिल कर रहा है, आपके स्किन और मसल्स के बीच में है, और आपने क्या देखा, आपके ब्लड वेसल्स के अराउंड है। ठीक है, तो काफ़ी जगह पे आपको देखने को मिल रहा है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशनिंग, जैसे हमने बात की, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। आप देखो आपका जो है स्किन, वो काफ़ी हार्ड तो नहीं है भैया, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। देखो आपका स्किन जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल सा है ना? क्यों फ्लेक्सिबल है इतना? क्योंकि उसमें क्या है, एरियुलर टिश्यू भरे पड़े हैं। अगर एरियुलर टिश्यू हो तो फ्लेक्सिबिलिटी है, कुशनिंग है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि है एडिपोज टिश्यू। इसका भी आपने नाम सुना होगा, आपके टीचर ने बताया होगा क्लास में। एडिपोज टिश्यू क्या है? ये आपके फैट स्टोरिंग टिश्यू है। ठीक है, ये एक ऐसे टिश्यू है जो फैट को स्टोर कर रखे हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? दिस टिश्यू आर फाउंड बिलो स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे देखो, हमारी स्किन है भैया, और अंदर में स्किन के बाद मसल्स है, और मसल्स के अंदर ऑर्गन्स है, मसल्स के अंदर ऑर्गन्स है, हमारा किडनी होगा, हार्ट होगा, लंग्स होगा, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होंगे। तो स्किन और ऑर्गन्स के बीच में, है ना, स्किन और ऑर्गन के बीच में जो भी हमारा टिश्यू होगा वो होगा एडिपोज टिश्यू। आपको अगर मैं दिखा दूं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या, ये स्किन है, ये हमारा ऊपर का, जैसे मैं ये स्किन दिखा रहा हूँ ऊपर का, तो ये हमारे ऊपर की स्किन है ये वाली। ठीक है, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, ये देखो, ये स्किन है, और इसके ऊपर ये हेयर्स बने हुए हैं, आपके बाल हैं, है ना, जैसे मेरे हाथ की बात करें तो बाल वगैरह आपको हेयर देखने को मिलेंगे, ऐसा ऐसा स्किन के ऊपर बाल है। और स्किन के अंदर जाओगे, स्किन के अंदर घुसोगे, तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स होंगे, यहाँ पे आपके जो भी ऑर्गन्स होना होगा वो ऑर्गन्स होंगे। ये आपका स्किन है, ये आपका बीच का अंदर का बॉडी का ऑर्गन्स है, और उसके बीच में यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये देखो, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाली जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये यहीं पे आपको जो है एडिपोज टिश्यू देखने को मिलते हैं। एडिपोज टिश्यू में आप देखो, ये जो आप देख रहे हो ऐसा स्ट्रक्चर गोल गोल सा, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, इनको बोलते हैं फ्लैट ग्लोब्यूल्स। ये फैट है बेसिकली। ठीक है ना, ये सब क्या है, आपके फैट के सेल्स हैं। फैट समझते हो भैया, जो खाना खाते हैं वहां से हमको फैट मिलता है, वही फैट के सेल्स आपके हैं। और ये फैट के सेल्स कहाँ देखने को मिलते हैं आपको? यहीं पे, ये सारे सेल्स जो है ना आपको यहीं पे होंगे, यहाँ पे इस रीजन में। और ये कौन सा रीजन है? ये आपके रीजन है एडिपोज टिश्यू वाली।
ठीक है? तो आपने क्या देखा एडिपोज टिश्यू सेल और ऑर्गन्स के बीच में होते हैं और एडिपोज टिश्यू में आपके फैट होते हैं, है ना? फ्लैट के ग्लोब्यूल्स आपके इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और देखो कुछ और बातें करते हैं, तो आपने क्या देखा एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, उनके अंदर आपको फ्लैट ग्लोब्यूल्स देखने को मिलता है। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है भैया। बेसिकली फैट क्या करता है? अगर फैट की बात करें, तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रखा है। देखो अगर आपके बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करना हो, एक तो ब्लड ब्लड भी बहुत बड़ा काम करता है आपके टेम्परेचर को मेंटेन कर रखे। आपको पता है कि अगर हम बात करें नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी की तो कितनी होती है, लगभग 35-37 ऐसे तो होती है ना, 35-37 डिग्री सेल्सियस इसी के आसपास होती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। इस टेम्परेचर को कौन मेंटेन करने में मदद कर रहा है? एक तो ब्लड मदद करता है, बिल्कुल मानता हूँ। साथ साथ आपका जो फैट्स होते हैं बॉडी में वो भी मदद करती है। उसने हमें बता रखा है स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। एक इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, आपके बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन कर रखा है, ठीक है, ताकि कभी बढ़ ना जाए, कभी अचानक से कम ना जाए, उसको प्रॉपर मेंटेन कर रखा है आपका एडिपोज टिश्यू ने, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो फैट अगर आपके स्किन के नीचे स्टोर्ड हो तो सही है, और आपके स्किन के नीचे अगर फैट हो स्किन और ऑर्गन्स के बीच में तो ठीक है। कई बार क्या होता है ना, फैट आपके ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आपका कोई ऑर्गन है, कोई हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, उसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है फैट। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो बेसिकली जंक फूड जो खा रहे होते हैं, जंक फूड पैकेट फूड जो खा रहे होते हैं, उनमें क्या होता है, जिसमें मान लो फैट की क्वांटिटी ज्यादा है उसमें, ठीक है, तो फैट डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे ऑर्गन्स में। वो वाले फैट अच्छे नहीं होते हैं बिल्कुल। अगर नॉर्मली बात करें, अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, हेल्दी फूड खा रहे हो, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको फैट मिलेगा हर खाने में से। थोड़ा बहुत फैट अच्छा है आपके लिए, आपके स्किन के नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो स्किन के नीचे डिपॉजिट होगी, आपको क्या कर रहा है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रखा है, वो फैट सही है, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है हमारे ऑर्गन्स में, वो फैट से नहीं होता, ठीक है ना। उन फैट को जो है फटाफट से आपको बर्न करना पड़ता है। उसलिए क्या करते हैं आप देखो, जो बहुत मोटे होते हैं है ना, क्या करते हैं, वर्कआउट ज्यादा करते हैं। वर्कआउट करने से क्या होगा, उनका फैट जो है बर्न हो जाएगा, फटाफट से फैट बर्न हो जाए भैया, बर्न हो जाए, तो सारे फैट अगर खत्म होने लगेंगे धीमे धीमे करके, तो वो क्या पतले हो जाएंगे। समझ रहे बात? आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब बात करते हैं हमारा मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू खत्म, बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया। आपने क्या देखा था, हम अगर बात करें एनिमल टिश्यू की, उसमें क्या था हमारा, सबसे पहले था हमारा हमारा एपिथेलियल टिश्यू, उसको तो देख रखा था प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में मैंने बात किया था कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे, मस्कुलर टिश्यू देखेंगे और देखेंगे नर्वस टिश्यू। तो ये हमारा दूसरा टाइप का एनिमल टिश्यू है, जो कि है मस्कुलर टिश्यू। समझ में आ रहा है? तो कनेक्टिव खत्म। तो कनेक्टिव में आपने क्या देखा, जितने कनेक्टिव टिश्यू आपके थे, लिगामेंट थे, टेंडन थे, बोन की बात करें, ब्लड की बात करें, ये सारे के सारे कैसे थे, आपके एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहा था। समझ में आ रहा है बात? अब बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर, मजा आएगा बहुत इस टॉपिक में भी। तो जैसे इसमें हम मसल्स की बात करेंगे। आपको पता है, जैसे हमारी क्या है, हमारी ऑर्गन्स है, अंदर में सबसे पहले ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के बाहर आओगे तो आपके पास क्या है, स्केलेटन है, और स्केलेटन की और बाहर आओगे आपको मसल्स देखने को मिलेंगे। अब मसल्स की और बाहर आओगे तो आपको स्किन देखने को मिलेगा भैया। तो उसी मसल की बात कर रहा हूँ, जो स्किन के नीचे जो मसल्स है, एक तो उस मसल की बात कर रहा हूँ मैं। और आपको कहाँ देखने को मिलता है मसल, एक तो आपका भैया आपने क्या देखा, स्केलेटन के बाहर, मतलब हड्डियों के बाहर भी एक मसल है, हड्डियों के अंदर भी। बोलोगे हड्डियों के अंदर कहाँ है? अरे आपके जो ऑर्गन्स है, हार्ट की बात करें, किडनी की बात करें, लंग्स की बात करें, इनकी अगर प्रॉपर फंक्शनिंग करानी है, जैसे हार्ट को धड़कना है ना भैया, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, उसको धड़कना है प्रॉपर्ली। फिर उस तरीके से बात करें, अगर स्टमक की बात करें, उसको भी कभी कॉन्ट्रैक्ट करना है, कभी रिलैक्स करना है ना। जब बेसिकली जब खाना जब वो नीचे भेज रहा होता है, जब बेसिकली क्या होता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाना होता है, तो क्या करता है आपका स्टमक, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या है, खाने को नीचे पुश कर देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, ये सब कौन करवाता है? मसल से तो करवाते हैं, बिल्कुल। इसका मतलब जो ऑर्गन्स है उनमें भी मसल्स है, और जो हमारे स्केलेटन के बाहर है वो भी मसल्स है। उसी मसल्स की बात कर रहा हूँ, मस्कुलर टिश्यू की। यहाँ देखो क्या बात कर रखा है, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। अब देखो मस्कुलर टिश्यू, टिश्यू की बात कर रहे हैं, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे टिश्यू कहलाते हैं। तो जो मसल के टिश्यू होंगे, उनके वो मसल के जो टिश्यू है, उनमें जो सेल्स देखने को मिलेगा, वो सेल्स काफी लंबे लंबे होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स। देखो यहाँ पे इनके सेल्स आपको काफी, ऐसा नहीं कि आपको कहीं पे सेल जो है आपको आपको जो है कहीं पे सर्कुलर सा देखने को मिल गया या ट्रायंगुलर सा, नहीं। इनमें काफी लंबे लंबे पतले पतले आपको जो है सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इन्हीं सेल्स को, जो मस्कुलर टिश्यू के सेल्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। बिल्कुल, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके से, मसल फाइबर क्या होता है। जो मसल टिश्यू के जो सेल होते हैं, इलोंगेटेड सा होता है भैया, और उसी के सेल को क्या बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं। देखो मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ठीक है, विथ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, जैसे ये हमारा आम है, ये मैंने आम का फोटो यहाँ पे दे रखा है पिक्चर, ये हमारी मसल है, यहाँ पे आपको पता चल गया, ये आपकी यहाँ पे क्या है, बाइसेप्स, ये सारी आपकी बाइसेप्स है, नीचे में ट्राइसेप्स होगी। तो आप देखो ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, जैसे मैंने बंडल को उठाया तो बाइसेप्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, है ना, हम पास पास आ जाएंगे। और जब बंडल को नीचे जब गिराया तो हमारे बाइसेप्स क्या रिलैक्स कर गए, दूर दूर चले गए। तो कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स क्यों कर पा रहा है, क्योंकि मसल्स में हमारे होते हैं स्पेशल टाइप के प्रोटीन, जिनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। यहाँ देखो बात कर रखा था ना कि हमारे मसल में होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और इसी प्रोटीन के कारण आपके जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने से मूवमेंट भी हो पा रहा है भैया।
आप जो चल रहे हो जमीन पे, चल कैसे पा रहे हो? आपको जो पैरों के जो मसल्स है वो भी कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, इससे कारण क्या मूवमेंट भी पॉसिबल है। समझ में आ रहा है बात? आगे देखते हैं। आप समझते हैं यहाँ पे कुछ और बातें। अब देखो मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब मस्कुलर टिश्यू आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिल सकता है। तो आपके 3 टाइप के होते हैं, आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स और होते हैं कार्डियक मसल्स। देखो स्केलेटल मसल्स आपके वो सारे मस्कुलर टिश्यू हैं जो आपको मिलता है स्केलेटन के बाहर। बिल्कुल। इसलिए इनको इनको बोलते हैं देखो स्केलेटन, स्केलेटल का मतलब स्केलेटन। बिल्कुल, स्केलेटल का मतलब स्केलेटन, मतलब ये सारे मसल्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपके स्केलेटन से कनेक्टेड है। बिल्कुल, डायरेक्ट आपके स्केलेटन है, स्केलेटन से कनेक्टेड रहते हैं बाहर की तरफ, इसलिए इनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स की बात करें, अच्छा सब कुछ बताएँगे आराम से, कौन कहाँ देखने को मिलता है। पहले पहले बात करते हैं स्केलेटल मसल से, चलो सब कुछ देखेंगे आराम-आराम से, टेंशन मत लो। पहले स्केलेटल मसल समझते हैं। देखो, यहाँ पे बात करें स्केलेटल मसल तो टिश्यू है भैया, और टिश्यू तो सेल से बना होता है ना? ये तो टिश्यू है, और टिश्यू में तो बहुत सारे आपके इकट्ठे सेल्स होंगे, लाखों करोड़ों सेल्स होंगे। तो जो सेल्स होंगे आपके स्केलेटल मसल्स के, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट। देखो एक ही साथ कितने सारी बातें कर दी। इनके जो सेल्स होंगे वो भैया लंबे लंबे होंगे, और लंबे होने के साथ सिलिंड्रिकल टाइप के होंगे, और अनब्रांच्ड भी होंगे, और मल्टी न्यूक्लिएट भी होंगे। इतना कुछ होंगे क्या? सही में होंगे? देखते हैं इस पिक्चर, देखो यहाँ पे ये आपका मैंने बना रखा है, ये हमारी क्या है? स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल के सेल है, मतलब पूरा पूरा स्केलेटल मसल है, और ये उसके सेल ये इकट्ठे क्या, ये देखो ये एक पूरा, जैसे कलर चेंज कर लूं मैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक सेल हो गया, उस तरीके से यहाँ से यहाँ तक देखो ये वाली पूरी ये एक सेल हो गई, उस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ये एक पूरा सेल है। ऐसे सेल बहुत सारे इकट्ठे आ जाएंगे, है ना, जो टिश्यू को बनाएंगे। अब देखो आप क्या बात किया सबसे पहले कि आपका सेल कैसा है, एक तो काफी लंबे लंबे लॉन्ग है, बहुत लंबे लंबे होते हैं। बिल्कुल, ये जो आपके सेल्स है ना काफी लंबे लंबे होते हैं, और सिलेंड्रिकल टाइप का भी। तो देखो सिलेंड्रिकल क्या होता है, आपको ऊपर देखने को मिलता है, आपको एक ऊपर में आपका एक जो है हॉलो यहाँ पे शेप देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे सर्कुलर सर्कुलर शेप देखने को मिलता है, और बीच में आपका जो है ऐसा करके आपको ऐसा जो है कर्व्ड पार्ट देखने को मिलता है, तो सिलेंडर बनाता है। तो आपने क्या देखा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होते हैं हमारे जो सेल्स होते हैं इसके। और आपने क्या देखा था, ये अनब्रांच्ड होते हैं। अनब्रांच्ड मतलब कि इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। जैसे पेड़ में कैसे ब्रांच निकले होते हैं, पेड़ की टहनी की बात करें तो वो ब्रांचिंग कहलाता है। यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग मतलब जैसे अगर बताऊं, जैसे मान लो अगर ऐसा होता, अगर ये एक सेल है, एक सेल है यहाँ पे, और ये देखो ये ब्रांच है, यहाँ से एक और सेल निकल गया, यहाँ से ये एक और सेल है, फिर यहाँ पे एक और ब्रांचिंग है, यहाँ से एक और सेल निकल गया। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा हो रहा होता कि ये आपका एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, और इनके बीच में ब्रांचिंग होता है, जैसे ये एक ब्रांचिंग एक ब्रांचिंग है, तो इसको बोलते हैं ब्रांचिंग हो। लेकिन यहाँ पे कोई ब्रांचिंग तो नहीं है। देखो एक के बाद एक के बाद एक साइड बाय साइड अलाइंड है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं होता है, इसलिए इसको हमने क्या बोला था, सिलिंड्रिकल भी है, अनब्रांच्ड भी है। और क्या बोला था, याद करो, हमने बोला था हमने क्या बोला था, ये मल्टी न्यूक्लिएट है। मल्टी मल्टी मतलब एक से ज्यादा, न्यूक्लिएट मतलब क्या, न्यूक्लियस। तो मतलब इसमें एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। क्या बोला मैंने? जो स्केलेटल टिश्यू के जो सेल होते हैं, एक सेल, उस एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलता है। आप खुद देखो, जैसे अगर बात करें यहाँ पे, जैसे ये पूरा पूरा एक सेल है, ये पूरी पूरी आपकी, देखो यहाँ कलर चेंज करो तो ये पूरा पूरा एक सेल आपको देखने को मिल रहा है। इसमें देखो इस सेल में आपकी ये भी न्यूक्लियस है, ये भी एक न्यूक्लियस है, ये भी है। मतलब मान लो कि न्यूक्लियस की शेयरिंग हो रही है, लेकिन उसमें भी तो है ना, इसका कुछ पोर्शन वहां भी आपको देखने को मिल रहा है। तब क्या देख रहे हो, आपके एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें आपने देखा और समझते हैं। तो हमने ये सब देख लिया, मल्टी न्यूक्लिएट होता है भैया, अनब्रांच्ड होता है, सिलिंड्रिकल होता है, लंबा लंबा भी होता है सेल इसके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं जो मसल्स होते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव्स व्हेन वी वांट देम टू मूव। देखो जब मेरा मन करे मैं अपने हाथ को नीचे गिरा दूं, जब मन करे ऊपर उठा दूं, जब मन करे ऐसा कर लूं, जब मन करे मैं खड़े हो जाऊं, जब मन करे बैठ जाऊं, तो बेसिकली ये सब हमारे कंट्रोल में है ना भैया, कि जब मन कर रहा हूं मैं हाथ को नीचे गिराया, उठाया, लिखना शुरू किया, नहीं लिखा, है ना, किसी चीज को धक्का मारा, किसी चीज को खींचा, तो ये सब में क्या मसल का रोल है आपका, खींच रहा हूं, धक्का मार रहा हूं, उठा रहा हूं, है ना, समझ में आ रहा है? इस सब में क्या है, बेसिकली मसल्स का रोल है। तो इन मसल्स क्या है, जब मेरा कॉन्शियसली, जब मेरा वांट करे, जब मेरा मन करे, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। जो कि हमारे कंट्रोल में रहता है ना, उसलिए इन मसल्स को क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। बिल्कुल, यहाँ देखो लिखा रखा है, तो ये सारे मसल्स कैसे होते हैं, ये देखो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। तो आप बात पकड़ो, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं उनको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। कि जब मेरा कॉन्शियसली, मेरा कॉन्शियस माइंड जब भी चाहेगा, जब भी मेरा विल होगा, तब मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच टू द बोन्स। तो जैसे मैंने बता रखा था, जो ये स्केलेटल मसल्स है वो कहाँ होते हैं, स्केलेटन के बाहर। स्केलेटन के बाहर जो मसल्स है वो सारे स्केलेटल मसल होते हैं। और ये मसल कैसे हैं, आपके स्केलेटन से कनेक्टेड है ना, स्केलेटन से कनेक्टेड है। तो चूंकि स्केलेटन से कनेक्टेड है, उसलिए इनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ये बात मैंने पहले कर रखा था। ठीक है, और देखो दिस मसल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। तो होता है क्या ना, अगर इन मसल्स को, पहले पिक्चर दिखा दो आपको यहाँ पे, तो ये देखो पिक्चर हमारा है,
तो ये देखो होता क्या है, अगर मान लो इसकी जो सेल्स है, ये जो आपके स्केलेटल टिश्यू के सेल्स, इसको मैंने स्टेन कर दिया। स्टेन किया क्या मतलब कलर कर दिया, इसको मान लो ग्लिसरीन में कलर कर दिया या कोई और मैंने स्टेनिंग सब्सटेंस लिया, उससे मैंने इसको स्टेन कर दिया, कलर कर दिया। तो कलर करने से क्या होता है ना कि आपको इसमें जो अलग अलग बैंड्स देखने को मिलते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड ऑल्टरनेट पोजीशन पे देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका डार्क बैंड है, ये देखो ये आपका डार्क, जिसमें कलर चेंज कर लो, ये आपकी डार्क बैंड है, फिर बीच में देखो लाइट है, फिर आपका देखो डार्क है, फिर बीच में लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है। तब क्या देख रहे हो, ऑल्टरनेट पोजीशन पे भैया एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलते हैं। और ये ऐसे ही देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं कि भैया आपने टिश्यू, आपने यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू निकाला, स्केलेटल टिश्यू जो आपने निकाला और उसको सोचो को देख लेंगे, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है माइक्रोस्कोप पे। उसको पहले स्टेन करो, उसको कलर करो और तब जाके माइक्रोस्कोप में देखो। स्टेन करने के बाद भी आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा, इन्हें समझ लो कि भैया नेकेड आई से देख लेंगे ना। अगर आपको ये बैंड्स देखने हैं तो पहले तो स्टेन करो, स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोप में आपको दिखेगा, इतना इसको मैग्नीफाई जूम इन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? तो आपको ऐसे ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, और इसी लाइट एंड डार्क बैंड को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्ट्राइशन। क्या बोलते हैं कि बेसिकली जो भी मसल्स में लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं वो हम बोल सकते हैं कि भैया वो स्ट्राइशन दिखा रहे हैं। तो मतलब इसलिए इन मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है। बिल्कुल, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे स्केलेटल मसल की बात करें, चूंकि इनमें लाइट एंड डार्क बैंड होता है जिनको आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, सो दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल। समझ में आ रहा है? स्ट्राइटेड मतलब कि अगर आपको ऐसे बैंड देखने को मिल रहा है तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्ट्राइशन, और जो मसल दिखाते हैं स्ट्राइशन उनको बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल। समझ में आ रहा है? ये हमारा स्केलेटल था। जो दूसरा टाइप का हमारा मसल है वो स्मूथ मसल। ठीक है, आपने क्या देखा था, मस्कुलर टिश्यू आपके तीन टाइप के होते हैं। एक आपने देखा था जो बात किया स्केलेटल मसल टिश्यू, दूसरा हमारा है स्मूथ मसल टिश्यू। अब ये मसल टिश्यू कैसे हैं, जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होते हैं। जो आपके स्केलेटन के अंदर जो मसल्स होते हैं, जो जितने भी आपके ऑर्गन्स है, हार्ट की बात करें, किडनी की बात करें, लंग्स की बात करें, जितने भी ऑर्गन्स में जो मसल्स होते हैं, या अगर बात करें मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, आपके यहाँ से माउथ से शुरू होता है भैया, माउथ से लेके आपके एनस तक जो बेसिकली जो पाथवे है, जो रास्ता है जहाँ से पूरा खाना जा रहा होता है। जब खाना खाया मैंने तो क्या है, पहले यहाँ से फूड पाइप से पास किया, फूड पाइप से पास किया, उसके बाद कहाँ गया, स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, इस तरीके से हमारा पास करता है भैया। समझ में आ रहा है? तो ये जो पूरा पाथवे है, जो रास्ता जहाँ से खाना जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल का भी जो मसल्स होता है स्मूथ मसल्स ही होता है, और जो हमारे ऑर्गन्स के मसल्स है उसके बाहर से जो कवरिंग बैठा रखा है मसल्स का, वो भी कैसा होता है, स्मूथ मसल्स। ठीक है, देखो स्मूथ मसल्स की बात करें तो ये कैसे हो, दिखते कैसे, कहाँ 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 दिखते हो तो बता दिया, दिखते कैसे। दिस सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स। तो आप देखो यहाँ मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये आपको दिख रहा है स्मूथ मसल, मतलब स्मूथ मसल के सेल है, जैसे ये एक सेल हो गया स्मूथ मसल का, उस तरीके से ये एक सेल है, उस तरीके से आप देखो यहाँ पे ये एक सेल है। तो ये आपके क्या है, स्पिंडल शेप के होते हैं बेसिकली। ये जो शेप होता है ना ऐसे करके, देखो दोनों साइड आपको यहाँ पे टैपरिंग देखने को मिल रहा है। क्या बोलते हैं इसको, टैपरिंग, या तो टैपरिंग बोल दो या इनको बोल दो आप क्या बोल सकते हैं, इनको शार्प एंड्स बोल दो, आप बोल सकते हो शार्प एंड्स। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों साइड इसके जो है शार्प एंड्स है ना, शार्प एंड्स, इसको टैपरिंग भी बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा जो बना रखा है, ऐसा जो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल शेप। तो आप बोल सकते हो जो आपके स्मूथ मसल के सेल है इंडिविजुअली, वो सारे स्पिंडल शेप के हैं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कैसा शेप है, इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। ठीक है, बीच में क्या है बोलोगे सर, ये बीच में क्या है, ये आपकी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है बेसिकली। देखो ये सारे सेल कैसे ना, लिविंग है भैया, जिंदा है। सेल दो टाइप के होते हैं, उतना बात नहीं करेंगे, थोड़ा बताते हैं। सेल आपका होता है लिविंग और डेड। लिविंग सेल कैसे होते हैं, इसमें आपका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म दोनों होता है। और डेड सेल ऐसे होते हैं जिनमें इन दोनों में से कोई सा एक एब्सेंट हो, या तो साइटोप्लाज्म हो तो न्यूक्लियस ना हो, और न्यूक्लियस हो तो साइटोप्लाज्म ना हो, तो वैसे डेड कहलाते हैं वो। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस जो भी सेल्स आप देख रहे हो, इस आप कैसे लिविंग है, इसमें न्यूक्लियस भी है भैया, और इसमें अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। साइटोप्लाज्म में अलग अलग ऑर्गेनिल्स होंगे, उस पर उतना बात नहीं करते, रहने दो। ठीक है, तो स्पिंडल शेप के होते हैं। और देखो इनमें ब्रांचिंग भी नहीं है, यहाँ भी ब्रांचिंग नहीं है। ऐसा तो नहीं है भैया कि आपका एक सेल ऐसा है, एक आपका ये स्पिंडल शेप का है और यहाँ से एक ब्रांचिंग निकल गया, समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है, यहाँ से ब्रांचिंग तो है नहीं, फिर आपका एक और सेल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हो, आपकी ब्रांचिंग नहीं है, तो ये आपका जो है अनब्रांच्ड है, स्पिंडल शेप का है। और आप देखो ये आपका यूनी न्यूक्लिएट है। यूनी मतलब होता है एक, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, इसमें इसमें एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है। बिल्कुल, आपने क्या देखा था, स्केलेटल मसल, स्केलेटल टिश्यू जो होते हैं उनमें एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, इसलिए उनको मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल्स के सेल होते हैं उनमें एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस, इसलिए इसको बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएट। समझ में आ रहा है बात? आगे देखो, तो आपने क्या देखा, ये यूनी न्यूक्लिएट होता है, इनके एंड्स जो है पॉइंटेड होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्राइटेड मसल्स। इनमें कोई स्ट्राइशन नहीं है। अगर आप देखोगे, अगर आपने मानो इसको स्टेन भी कर दिया, इसको अगर आपने ग्लिसरीन वगैरह से अगर कलर भी कर दिया और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेगा, तो ऑब्जर्व करने के बाद आपको इसमें लाइट और डार्क बैंड्स देखने को नहीं मिलेंगे।
जैसे आपको लाइट और डार्क बैंड्स है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आपको वहां मिला था स्केलेटल के केस में, यहाँ आपको नहीं मिलेगा क्योंकि बैंड्स ही नहीं है भैया, स्ट्राइएशन है ही नहीं, उसे इसको हम लोग बोलते हैं अनस्ट्राइटेड मसल्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसा आ सकता है कि नेम अ अनस्ट्राइटेड मसल, तो आपको लिखना पड़ेगा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के साथ अनस्ट्राइटेड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे बात करते हैं। देखो स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में ना हो। जैसे अगर हार्ट की मसल्स की बात करें, क्या आप कंट्रोल में है? नहीं है। अगर बात करें, अगर मान लो हार्ट का मसल्स अगर कंट्रोल में होता है, तब तो भैया ये तो राजा बन जाते हैं आप। जब आपका मन करता है उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट करवाया, जब मन किया उसको ब्लड पंप करवाया, जब मन किया ब्लड पंप नहीं करवाया। ये तो करते हैं ना, खूब मजा मजा में ये करते, ब्लड पंप करवाते कि नहीं करवाते। हार्ट का काम क्या है? ब्लड पंप करना है ना, ब्लड पंप करता है भैया, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, धुक 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 ऐसा करके क्या करता है, ब्लड को पंप कर रहा होता है। तो अगर आपका कंट्रोल में हो जाता है तो खूब मजा लेते एकदम, जब मन किया करवाया, जब मन किया नहीं करवाया। इससे तो जिंदा भी नहीं रहते, क्योंकि ब्लड आपका हार्ट जो है भैया 24/7 है ना, 20 मतलब 24 घंटा 7 दिन हार्ट धड़क रहा होता है। देखो स्मूथ मसल्स ऐसे होते हैं ना भैया, जो कभी थकते नहीं है। दूसरे मसल्स की बात करें, अगर मैं बात करूं स्केलेटल मसल्स की, जो आपके कंट्रोल में होते हैं भैया, जैसे आपके लिम्स की बात करें, अपर लिम्स की बात करें, लोअर लिम्स की बात करें, पैरों की मसल्स की बात करें, वो सब कैसे होते हैं? थक जाते हैं। बहुत बार ऐसा 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 किया, ऐसा ऐसा बहुत बार करने के बाद क्या है, हमारी मसल्स में जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण क्या है, हमारा मसल्स थक सा जाता है, उसको आराम की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कभी नहीं थकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया, आपकी हार्ट जो है 24/7 धड़क रही होती है, हमेशा जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, उसको आराम की जरूरत नहीं है। अगर अगर आपका सोचो हार्ट की मसल्स को आराम करना पड़ता, तब तो हम गए भैया, तब तो नहीं रहते जिंदा, क्योंकि 24 घंटा अगर हार्ट नहीं धड़केगा तब तो खत्म, काम तमाम उधर ही। समझ में आ रहा है? और देखो दे आर ऑल्सो फाउंड, अगर बात करें स्मूथ मसल्स की, तो ऐसा ऐसा नहीं कि आपके एलिमेंट्री कनाल में चलो देख लिया आपने, आपने क्या देखा कि ऑर्गन्स के अराउंड भी आपको देखने को मिलता है। और कहाँ देखने को मिलता है आपको? देखो आइरिस में, जो आंख की आइरिस में पुतली जो होती है ना भैया, आंख की, आंख में पता चला पुतली जो होती है गोल सी, वहां आपको आइरिस देखने को मिलता है। तो आइरिस के जो मसल्स होंगे, अरे आपने क्या देखा, कभी आप देखते हो कि मान लो अगर आप जैसे धूप में खड़े थे काफी देर तक, अचानक से जाते हो अंधेरे रूम में, तो आपने क्या दिखता है? अचानक से जब जाते हो अंधकार वाले रूम में, तो आपको कुछ सामान दिखता है? वहां पे कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिख रहा होता है आपको, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, फोकल लेंथ चेंज करना होता है आइरिस का। तो आइरिस का फोकल लेंथ, बेसिकली फोकल लेंथ ऐसा समझो कि कभी आइरिस को बड़ा करना होता है, कभी छोटा करना होता है, कभी बड़ा करना होता है, कभी छोटा करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि कितना लाइट का इंटेंसिटी आ रहा है, उसके बेसिस पे। अगर लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है भैया, तो आइरिस हो जाता है छोटा। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम रहती है, जैसे मान लो अंधकार वाले रूम में, वहाँ लाइट तो बहुत कम है, तो आइरिस को बड़ा होना पड़ता है। तो छोटा बड़ा कौन करता है? ये कर रहा होता है मसल, इसके पीछे कनेक्ट होता है मसल, अब मसल इसको छोटा बड़ा बड़ा कर रहा होता है। कौन सा मसल होता है? हाँ, वो होती है स्मूथ मसल, जो कि इसकी साइज को मेंटेन कर रही होती है, छोटा बड़ा कर रही होती है, ठीक है ना। और आप वो देखो कहाँ, यूरेटर में देखने को मिलता है। यूरेटर क्या होता है भैया? यहाँ देखो, आपको पता है किडनी क्या होता है? किडनी हमारे बॉडी में दो होते हैं कि तीन होते हैं? दो किडनी होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे साइड में एब्डोमेन में नीचे, लोअर एब्डोमेन में आपको दो किडनी देखने को मिलेगा भैया। ये किडनी क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करता है। आपको पता है कि खून को साफ कौन करता है? किडनी। कि खून में से जितनी भी गंदगी है सबको निकाल दे भैया। और जब खून में से गंदगी निकाला, तो उस गंदगी को देखो क्या करता है, यहाँ से पास करता है। यहाँ से बेसिकली दो पाइप होते हैं, ऐसे ऐसे करके पाइप होते हैं दो, ये नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। ये जो पाइप होते हैं, इन पाइप से कनेक्ट होता है यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा करके होता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ब्लैडर। इसका पूरा नाम होता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये जो पाइप्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेटर। तो इस तरीके से दो यूरेटर होते हैं एक किडनी के पास। तो बेसिकली क्या है ना, यहां से पास कर रहा होता है यूरिन, यहां से क्या पास कर रहा होता है हमारा? यूरिन। यूरिन समझते हो ना, जो हमारी होती है लिक्विड, जो पेशाब जो होती है, उसको यूरिन बोलते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि आपके यूरेटर में से यूरिन पास कर रहा होता है। तो ये जो आपका यूरेटर है, यूरेटर में जो मसल्स लगा होता है ना, वो भी कौन से मसल्स होते हैं? हमारे स्मूथ मसल्स। बिल्कुल, ये क्या पे कंट्रोल में है? क्या नहीं है कंट्रोल में? बिल्कुल ठीक है। तो जो आपके यूरेटर के मसल जो होते हैं, वो भी कैसे होते हैं? स्मूथ मसल ही होते हैं। समझ में आ रहा है बात? चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बात कर रखा है, तो आपको यूरेटर में, आपके स्टमक में भी देखने को मिलता है। आपका जो स्टमक है भैया, है ना, आप देखो यहाँ पे स्टमक बना रखा है मैंने, तो जो स्टमक का वॉल है, जो इसकी जो वॉल होगी बाहर अंदर की तरफ ऐसे वॉल जो होगी, इसमें भी आपको स्मूथ मसल देखने को मिलेगा। देखो आपको पता है, जैसे आपका खाना अंदर आया, आपने खाना खाया, तो आपके इसोफेगस से खाना अंदर आएगा स्टमक में, यहाँ से फूड अंदर आया, तो फूड अंदर आया, अंदर आने के बाद डाइजेस्ट होता है, मतलब फूड को पचाना होता है, तोड़ना होता है। उसमें क्या एंजाइम्स वगैरह जाके अटैक करते हैं भैया, खाने को तोड़ते हैं। खाने को तोड़ने के बाद ऐसा तो नहीं कि खाना वहीं रहेगा, आपका खाना टूट गया। देखो खाना तो एक तो बात समझो कि पूरा कंप्लीटली नहीं टूटता है ना, पूरा आपका 100% खाना स्टमक में नहीं टूटता है, थोड़ा बहुत जो टूटा टूटा, और जो और तोड़ना बाकी है फर्दर, तो खाने को पास करता है नीचे। जो आपका बेसिकली खाना आपका पार्शियली डाइजेस्ट हो गया, लेकिन उसको फुल्ली डाइजेस्ट करना है भैया, तो यहाँ से फिर फूड को फर्दर पास करता है। यहाँ से पास करता है कहाँ पे? ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बेसिकली खाने को नीचे कैसे पास कर पा रहा है ये?
ये अंदर से नीचे कैसे पास कर पाया? तो होता क्या है कि इसके जो वॉल्स होते हैं, दीवार, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते, रिलैक्स करते हैं। मतलब जैसे ये हार्ट की तरह नहीं है, जैसे नहीं कि हार्ट की तरह जो है 24 घंटा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, नहीं। हार्ट तो 24 घंटा कर रहा होता है, लेकिन आपका ये कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा? आपका जो है स्टमक तभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब खाना अंदर आया, खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया, टूट गया, अब उसको नीचे भेजना है, उस समय ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये 24/7 कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसमें लगा होता है स्मूथ मसल्स इसके दीवार पर, इसके वॉल्स में। तो स्मूथ मसल्स ही मदद करते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में। समझ रहे बात? तो यहाँ भी ये भी हमारे क्या है, इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है भैया। कंट्रोल में है क्या? नहीं है, है ना, नहीं है कंट्रोल में। आगे देखो जरा। तो अब बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। तो 3 टाइप के मसल थे हमारे। मस्कुलर टिश्यू की बात करें, 3 टाइप के थे ना हमारे। कौन-कौन से? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। स्केलेटल तो भैया कंट्रोल में हमारा था, है ना? स्मूथ मसल कंट्रोल में नहीं था। कार्डियक मसल्स भी थे। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। कार्डियक मतलब क्या होता है? जब भी आप कार्डियक देखने को मिल जाए, समझ जाना कि भैया हार्ट की बात हो रही है। तो क्या हार्ट के मसल्स कंट्रोल में है? नहीं है भैया। हार्ट 24/7 धड़केगा, आप चाह के भी उसकी धड़कन को नहीं रोक पाओगे, क्योंकि वो आपके इनवॉलंटरी मसल कंट्रोल में नहीं होते हैं। यहाँ पे देखो, कार्डियक मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स कंट्रोल में नहीं है। दिखते कैसे हैं? आपको मैंने स्केलेटल मसल दिखाया, स्मूथ मसल दिखाया, खूब मजा आया। इस कार्डियक मसल कैसा दिखता है? तो यहाँ पे देखो, हार्ट मसल अभी मैं दिखाऊंगा। जो कार्डियक मसल बेसिकली है तो टिश्यू ही, और टिश्यू में तो इकट्ठे बहुत सारे सेल्स होंगे। तो जो हार्ट के जो सेल्स हैं, हार्ट मसल्स के जो टेल्स सेल्स है, वो सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है और यूनिन्यूक्लिएट। सब दिखा रहे हैं कैसे। देखो यहाँ पे देखो, ये रहा स्ट्रक्चर। तो ये देखो, एक तो ये सिलेंड्रिकल है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेल है। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक सेल हो गया, उस तरीके से देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेल है। उस तरीके से यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेल है ना। यहाँ से लेकर आपकी, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी पूरी एक सेल है। तो जैसे ये आपका बहुत सारा सेल इकट्ठे जुड़ के बनाता है कार्डियक टिश्यू का, कार्डियक टिश्यू बनाता है। तो आपने क्या देखा कि कार्डियक टिश्यू का जो सेल्स है वो सिलेंड्रिकल है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल है। और आपने क्या देखा था, ये हमारी भैया यूनिन्यूक्लिएट है। इसमें एक सेल में एक ही न्यूक्लियस, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस बा, ठीक है। ये देखो, जैसे ये एक पूरा पूरा सेल है, देखो इस सेल में एक ही न्यूक्लियस है, बिल्कुल। जैसे अगर बात करो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक सेल है, यहाँ से यहाँ तक एक सेल है, देखो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस। तो एक तो ये भैया एक सेल में एक ही न्यूक्लियस मतलब यूनिन्यूक्लिएट है। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस, यूनिन्यूक्लिएट। और साथ साथ ये ब्रांच्ड भी है। अभी तक ब्रांच्ड नहीं देखा था, स्मूथ और स्केलेटल में ब्रांचिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ देखो ब्रांचिंग। ये देखो एक सेल, यहाँ आप देखो ये दूसरा सेल, और इसके पीछे ब्रांचिंग। ये ब्रांचिंग दिख रहा है ना आपको, ये वाली ब्रांचिंग। ये देखो, ये एक सेल हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेल। ये देखो यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेल, और यहाँ देखो ब्रांचिंग बीच में, बीच ब्रांचिंग। यहाँ आप क्या देखते हो, एक सेल से दूसरे सेल के बीच ब्रांचिंग होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। और देखो, द मसल्स ऑफ हार्ट्स, जो हार्ट मसल्स जो होते हैं भैया हमारे, वो क्या करते हैं, सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। जैसे मैंने बताया कि हार्ट के मसल्स 24 घंटा 24/7 धड़क रहे होते हैं। कभी कॉन्ट्रैक्ट, कभी रिलैक्स। कभी कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो खून बाहर निकला, रिलैक्स किया तो वापस खून अंदर आ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कंटिन्यूअसली कर रहे होते थ्रू आउट द लाइफ 24/7। कभी नहीं थक रहे हैं। जिस दिन थके तो हम लोग भी गए, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या है, हमने जो तीसरा टाइप का कनेक्टिव टिश्यू था, पहला कौन सा था? पहला तो पहले कर दिया फर्स्ट लेक्चर में। कौन सा था? हमारी एपिथेलियल टिश्यू, उसको खत्म कर दिया था। उसके बाद हमने देखा कौन सी, कनेक्टिव टिश्यू, वो भी खत्म। अब ये भी खत्म हो गया। कौन सा? जो हमारी थी, कौन सी? मसल टिश्यू। ये हमारी तीसरी टाइप की थी। थोड़ा यहाँ पे ओवरऑल देख ले, तो आपने क्या देखा, स्केलेटल मसल हमारी कैसी है, वॉलंटरी है। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी है, और कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी है। देखो आपने क्या देखा था, स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड है, स्मूथ मसल अनस्ट्राइटेड, और कार्डियक स्ट्राइटेड। आप बोलोगे सर कार्डियक स्ट्राइटेड है, आपने तो दिखाया नहीं। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जहाँ पे कार्डियक मसल्स है उनमें क्या है, देखो स्ट्राइशन है, लेकिन ये बहुत हल्के, बहुत फेडेड सा है। मतलब अगर आपने इसको कलर कर दिया, स्टेन कर दिया, और माइक्रोस्कोप में देखो भी, तो देखने के बाद आपको प्रॉपर नजर नहीं आएगा, हल्का फुल्का नजर आएगा। मतलब स्ट्राइशन तो है, मतलब लाइट डार्क बैंड्स तो है ऑल्टरनेट पोजीशंस पे, लेकिन ये बैंड्स आपको क्लियरली विजिबल नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन हाँ, स्ट्राइशन तो है, बिल्कुल स्ट्राइशन तो होता है। आगे देखो यहाँ पे। तो और आपने क्या देखा, जब आपकी स्केलेटल मसल्स होती है भैया, वो कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस। जो स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएट, और कार्डियक मसल भी यूनिन्यूक्लिएट, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस। आपने क्या देखा, स्केलेटल मसल कहाँ मिलता है, फाउंड इन एक्सटर्नल बॉडी। एक्सटर्नल बॉडी मतलब क्या, स्केलेटन के बाहर जो मसल्स है वहीं तो मिलता है ना आपके। आपने क्या देखा, स्केलेटन से कनेक्टेड है बाहर की तरफ मसल्स, उन्हीं मसल को बोलते हैं स्केलेटल मसल। तो मतलब आपने क्या देखा, एक्सटर्नल बॉडी में है। आपके स्मूथ मसल कहाँ है, फाउंड इन इंटरनल बॉडी। तो स्केलेटन का अंदर का जो पार्ट होता है, जो स्केलेटन के अंदर का पोर्शन जो भी वो सब आता है इंटरनल बॉडी के अंदर। तो अंदर आपने क्या देखा कि आपके ऑर्गन्स में, आपके एलिमेंट्री कनाल में, ये सब जगह पे कहाँ है आपको स्मूथ मसल देखने को मिलता है। फिर अब मैंने बात की, जैसे आइरिस की मैंने बात की थी,
फिर हमने यूरेटर की बात करी, जो मैंने दिखाया था किडनी में यूरेटर दिखाया था भैया, उस यूरेटर में भी आपको क्या है स्मूथ मसल देखने को मिलता है। कार्डियक मसल की बात करें तो ये बस ऐसा मसल है जो बस हार्ट में ही देखने को मिलता है, हार्ट के अलावा और कहीं नहीं। नाम ही है कार्डियक मसल, कार्डियक मतलब होता है ये हार्ट, दिल। तो आपके हार्ट में ही ये मसल देखने को मिलेंगे और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, समझ रहे बात। अब हमारा लास्ट है, मजा आ रहा है, मजा आया ना खूब, देखते हो कितना मजा से खत्म कर दिए। अब नर्वस टिश्यू एक और लास्ट बचा हुआ है, ये हमारा फोर्थ टाइप का हमारी कैसी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो यहाँ पे जो फोर्थ टाइप की कनेक्टिव एनिमल टिश्यू जो हमारी फोर्थ टाइप की है, जिसको नर्वस टिश्यू बोलते हैं, ये क्या कर रहा होता है, सिग्नल्स को भेजता है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट, देखो एक पार्ट से दूसरे पार्ट अगर सिग्नल भेजना हो तो नर्वस टिश्यू करेगा। जैसे मान लो गरम चाय की प्याली रखी हुई है, गाना भी तो है ना, गरम चाय की प्याली, गाना रखा हुआ है भैया, उसमें क्या करे, गलती से मेरा अगर उंगली पड़ गया उसमें, उंगली पड़ने से क्या फट से, मतलब मिली सेकेंड के अंदर रिएक्शन आता है ना, एक्शन तो गया, उंगली गया, अब फट से रिएक्शन आ जाता है तुरंत। कुत्ते को देख रहे हैं भैया, खूब खूंखार एकदम है ना, एक कुत्ता रोटरीवर छोड़ दिया हमारे पीछे, खूब खूंखार कुत्ता पीछे दौड़ रहा है, तो आप क्या खड़े रहोगे, खड़े रहोगे, भागोगे एकदम, है ना, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हो आप, जो भी आप फटाफट एकदम ये सब एक्शन कैसे हैं भैया, अनकॉन्शियस एक्शन, आप जान के तो नहीं कर रहे हो ना, तो अनकॉन्शियसली अचानक हो जा रहा है। जैसे गर्म चाय में अगर उंगली डाल दिया, तो मैं हटाने का, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे उंगली हटाना है, मैंने सोचा क्या, नहीं सोचा, मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूँ, गर्म चाय की प्याली में उंगली पड़ गया, अब मैंने ये तो नहीं सोचा कि भैया उंगली डाल रहे हटाना है, नहीं, उंगली पड़ा खट से हट गया हटाना, मतलब अनकॉन्शियस यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है। कुत्ते को देखा तो फट से भागना शुरू, कॉन्शियसली नहीं भागा, कुत्ते को देखा तो अपने आप भागना शुरू, समझ में आ रहा है। तो ये कैसे हैं, इसमें सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट। आप देखोगे सिग्नल्स कैसे ट्रांसफर होता है भैया, सिग्नल्स कौन कराता है ट्रांसफर, तो जो नर्वस टिश्यू है, आप कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, आपको ब्रेन में देखने को मिलेगा। यहाँ देखो जो आपके नर्वस टिश्यू है, आपको ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, इन सब जगह पे आपको देखने को मिलता है, नर्व्स में देखने को मिलता है, सब दिखाएंगे अभी। और ये बस इतना पकड़ो कि जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप देखो स्टिम्युलस, स्टिम्युलस क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और एक होता है हमारा स्टिम्यूली। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि स्टिमुलस स्टिम्यूली क्या है। स्टिम्यूली मतलब जिसके रिस्पॉन्स में चीज एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जैसे गर्म चाय में उंगली डाला, गर्म चाय क्या था हमारा स्टिमुली, कुत्ते को देखा, खुखार कुत्ते को पीछे भागते हुए, कुत्ता क्या था हमारा स्टिमुली। तो स्टिमुली के देख के हमने जो भी एक्शन परफॉर्म किया, मान लो भागा या उंगली हटाया, तो ये एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ, कि मतलब आपके जरूर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सिग्नल गया, मतलब आपकी आंखों ने कुत्ते को देखा आते हुए, तो आपकी आंखों में से सिग्नल गया ब्रेन में, ब्रेन ने उसको एनालाइज किया, अच्छा कुत्ता है, नहीं भागोगे तो काम से जाओगे, भागो जल्दी। तो कुत्ते ने क्या, तो ब्रेन ने क्या किया, उस सिग्नल को एनालाइज किया, तो स्टिमुली के रिस्पॉन्स में स्टिमुलस गया, समझ रहे हो, स्टिमुली के रिस्पॉन्स में आपके आंख से लेके ब्रेन तक क्या गया, सिग्नल, मतलब सिग्नल को ही बोलते हैं स्टिमुलस। और स्टिमुलस को क्या किया, ब्रेन ने एनालाइज किया, और उसके बेसिस पे उसने क्या इन्फॉर्मेशन भेजा, क्या इन्फॉर्मेशन भेजा, उसने एनालाइज किया कि भैया खूंखार कुत्ता है ना, बिल्ली नहीं है, भागो फटाफट से, फिर हम भागते हैं। समझ में आ रहा है बात, अब देखो, तो ये सिग्नल को जो ट्रांसफर करना होता है, ये कैसे होता है देखेंगे, कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट कैसे जा रहे होते हैं, वो सब देखेंगे आराम से। यहाँ देखो, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स। जो नर्वस टिश्यू होते हैं, वो जहां जहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे, उस नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स बोलते हैं। दिखाएंगे नर्व सेल्स कैसा दिखता है, यहाँ पे देखो, पहले तो आप ये पकड़ो, जो नर्वस टिश्यू है आपको कहाँ 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 देखने को मिलते हैं, आपके ब्रेन में होते हैं। आपका जो ब्रेन है भैया, वहां आपको देखने को मिलता है। स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है भैया पीछे, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है रीढ़ की हड्डी, वहां भी आपको देखने को मिलता है, पीछे होता है ना स्पाइनल कॉर्ड, आपका लंबा सबसे बड़ा हड्डी जो होता है हमारे बोन का, हमारे पूरे बॉडी का। और बात करें नर्व्स की, नर्व्स जो आपका होता है, नस जिसको बोलते हैं, नर्व्स जिसको बोलते हैं, जिसमें से खून बह रहा होता है, आर्टरी वेन्स कैपिलरी जिसकी बात करते हैं, तो नर्व्स में भी आपको जो है नर्वस टिश्यू देखने को मिलते हैं। थोड़ा और बात करते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है भैया, तो नर्वस टिश्यू में आप देखोगे ऐसे ऐसे सेल्स हैं जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करवाते हैं, जिनको न्यूरॉन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, दिखाते हैं न्यूरॉन कैसा है, मतलब है तो हमारा नर्वस टिश्यू, अब टिश्यू में तो सेल्स होंगे भैया बहुत सारे, तो जो नर्वस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूरॉन, इंडिविजुअल पीस को बोलते हैं न्यूरॉन। ये न्यूरॉन दिखता कैसे है भाई, दिखाओ जरा, न्यूरॉन कैसा दिखता है, ये रहा। न्यूरॉन को ही नर्व सेल बोलते हैं, कई बार बच्चे होते हैं कंफ्यूज, बोलते हैं यहाँ पे लिखा है नर्व, यहाँ लिखा न्यूरॉन, एक ही चीज है, नर्व सेल और न्यूरॉन एक ही चीज है। तो न्यूरॉन क्या है, हमारा नर्वस टिश्यू का सेल है। इसको थोड़ा मैं डिफाइन कर दूं, किस पार्ट को क्या बोलते हैं, देखो ये जो पूरा पार्ट है ना, यहां से यहां तक, ये देखो ये जो पूरी पार्ट है, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, इसको सेल बॉडी बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं साइटोन। आपने कई बार देखा होगा, इसको साइटोन भी बोलते हैं सेल बॉडी को। यहाँ पे न्यूक्लियस है, बेसिकली ये जो पार्ट दिखा है रेडिश सा, ये हमारे न्यूक्लियस होती है अंदर में, ठीक है ना। और अगर बात करें स्ट्रक्चर की, आप ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो निकले हुए ऐसे करके, जो आपके ब्रांचिंग जो हुई है, ये जो ब्रांचिंग है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद आपको बीच में स्ट्रक्चर दिखा होगा ऐसा ऐसा, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं सेंटर में, ये सारे क्या होते हैं, एक्सन कहलाते हैं। ये सारे को बोलते हैं
एक्सन, इन सारे पार्ट के नाम है। और जो ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे एंडिंग ऐसा से आपको जो बाहर से जो एंडिंग है भैया यहाँ पे, ये सारे जो एंडिंग है इनको बोलते हैं हम लोग नर्व एंड्स। क्या बोलते हैं? नर्व एंड्स बोलते हैं, ठीक है, नर्व एंड्स बोलते हैं। तो बेसिकली यही आपका नर्व सेल है जिसमें से सिग्नल ट्रांसफर हो रहा होता है। बेसिकली सिग्नल यहाँ पे बनता है, अगर बात करें सिग्नल आपका यहाँ पे बनता है और यहाँ से बनने के बाद ये ट्रांसफर करता है, ऐसे 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 सिग्नल जाता है। अब देखो आपके बॉडी में ना काफी सारे सेल, ये तो एक सेल है, ऐसे आपके नर्वस टिश्यू में तो बहुत सारे सेल्स होंगे भैया। जैसे आपका ये एक नर्वस सेल है, इसके साथ एक और कनेक्टेड होगा, इसके साथ एक और हुआ कनेक्टेड, इसके साथ एक और होगा, इसके साथ एक और होगा, इसके साथ एक और होगा, मतलब एक के बाद एक के बाद एक छड़ी बना हुआ है, समझ में आ रहा है? जैसे कैसे हम एक के बाद एक के बाद एक लड़ी आप देख रहे हो नर्वस सेल की, तो होता है क्या, सिग्नल बना। तो कहीं पे मान लो मेरे आंखों ने कुत्ते को देखा आते हुए, खूंखार कुत्ता है भैया, भागोगे नहीं तो काम से जाओगे, तो कुत्ते को देखा तो फिर क्या हुआ, जो आंख के पास जो नर्वस सेल था, बात समझो अच्छे से, जो आंख के पास नर्वस सेल है वहां पर सिग्नल बना, यहाँ पे कलर चेंज कर दूं तो यहाँ पे सिग्नल बना। अब वो सिग्नल क्या है, आंखों से ब्रेन तक जाना है, तो आंखों से ब्रेन तक क्या है, बहुत सारा नर्वस सेल का छड़ी होगा, इस तरीके से बहुत सारे नर्वस सेल एक साथ होंगे, तो क्या है यहाँ पे सिग्नल बना, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नर्वस सेल से पास होते गया, पास होते गया, होते गया, होते 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 क्या आपके ब्रेन तक पहुंच गया। समझ में आ रहा है? तो आपने क्या देखा कि आपके नर्वस टिश्यू में नर्वस सेल होते हैं, ये तो मैंने एक दिखाया, इस तरीके से बहुत सारे सेल्स इकट्ठे जुड़े होते हैं एक साथ, और उनमें से क्या है, सिग्नल ट्रांसफर हो रहा होता है। सिग्नल क्या है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ट्रांसफर हो रहा होता है। समझ में आ रहा है बात मेरी? चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात किया गया नर्व की। नर्व क्या होता है, देखो बहुत सारे नर्वस सेल इकट्ठे कहलाते हैं नर्व, बिल्कुल। जैसे मैंने क्या देखा कि नर्वस टिश्यू में हमारे नर्व सेल है जिनको न्यूरॉन भी बोलते हैं, तो बहुत सारे न्यूरॉन इकट्ठे क्या कहलाते हैं, नर्व। समझ में आ रहा है? और जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा होता है वो तो नर्व से ही होता है ना। ऐसा तो नहीं कि भैया कि आपका एक ही न्यूरॉन में सब कुछ काम हो गया, नहीं। एक न्यूरॉन से कई न्यूरॉन तक सिग्नल ट्रांसफर करता है, तब जाके आपके प्रॉपर चैनल बनता है। जैसे आपको मान लो, जैसे मैंने उंगली की बात करी, उंगली को मैंने डाला गर्म चाय में, तो आपने क्या किया, उंगली से लेके ब्रेन तक, उंगली से लेके ब्रेन तक पूरा नर्व सेल बिछा होगा, बहुत सारे नर्व सेल एक साथ जुड़े होंगे और तभी सिग्नल गया होगा। जैसे उंगली ने टच किया गर्म चाय को, तो गर्म, वो चीज गर्म है, तो ये सिग्नल बना वहां पे क्या है, नर्व सेल में सिग्नल बना, साइटोन वाला में, साइटोन में सिग्नल बना। वो सिग्नल क्या है, ट्रांसफर हो रहा है एक सेल से दूसरे सेल, एक सेल से दूसरे सेल, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, करते 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 ब्रेन में गया। ब्रेन ने उसको एनालाइज किया, अच्छा भैया गर्म है, तो फट से बोला उसने, फिर वापस सिग्नल भेजा। ब्रेन ने एनालाइज किया पहले, अच्छा गर्म है, गर्म है, गर्म है, एनालाइज किया, उसने वापस सिग्नल भेजा उसी नर्वस सेल्स, उसी नर्व से, नर्व मतलब क्या, नर्वस सेल का बहुत सारा कलेक्शन, तो उसी नर्व से सिग्नल भेजा वापस कहाँ, उंगली में। क्या सिग्नल भेजा उंगली को कि भाई उंगली हटाओ, उंगली हटाओ, तो अनकॉन्शियसली फट से उंगली हटा देते हैं हम। समझ में आ रहा है बात आपको? समझ में आ गया, बिल्कुल। हाँ, देखो यहाँ पे क्या बोला, ये एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग, ठीक है, काफी लंबे लंबे होते हैं भैया, पूरा ऊपर से नीचे लेके नीचे तक बहुत सारा आपका नर्व है, बॉडी में तो बहुत नर्व है भैया, लाखों करोड़ों नर्व से। समझ में आ रहा है? ये नर्व सेल्स काफी लंबे लंबे होते हैं, देखो कि कई कई मीटर लंबे होते हैं, और बहुत सारे नर्व सेल इकट्ठे क्या कहलाते हैं, बहुत सारे जो नर्व सेल जिनको हम लोग न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, तो बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे कहलाते हैं नर्व। ठीक है, अब देखो द सिग्नल्स दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इंपल्स। अब जो सिग्नल जा रहा होता है, जहां पे भी सिग्नल बना नर्व के, है ना, जो साइटोन में जहां सिग्नल जो बना, वो जब ट्रांसफर होता है तो वो सिग्नल को क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स बोलते हैं, बिल्कुल। वो सिग्नल को ही बोलते हैं जो आपके ट्रांसफर हो रहा होता है नर्व सेल, एक सेल से दूसरे सेल में, उसको बोलते हैं नर्व इंपल्स। देखो नर्व इंपल्स अलाउज अस टू मूव आवर मसल्स, तो नर्व इंपल्स अगर नहीं बन रहा होता तो क्या एक्शन ले पाते हम, नहीं। कुत्ते को देखते और वहीं पे खड़े रहते या काम तमाम हो जाता। समझ में आ रहा है? तो एक्शन अगर लेना है तो नर्व इंपल्स का बनना जरूरी है। नर्व इंपल्स बनेगा तभी वो क्या है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, करते 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 ब्रेन तक जाएगा, तो ब्रेन वापस सिग्नल भेजेगा आपके उस पार्ट में, उंगली में उंगली हटाओ, या पैरों में भेजा, पैरों में क्या भेजा, कुत्ता है भागो, तो पैर फटाफट से दौड़ना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? तो नर्व इंपल्स बनना बहुत जरूरी है। नर्व इंपल्स कहाँ बन रहा होता है, न्यूरॉन में, और बहुत सारे न्यूरॉन इकट्ठे क्या कहलाते हैं, नर्व। समझ में आ रहा है? आपने क्या देखा, सब कुछ हमने बात कर लिया, नर्व टिश्यू क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, फिर आपके नर्व क्या होते हैं, सब कुछ बात कर लिए। बहुत मजा आया ना, काफी मजा आया। लेक्चर थोड़ा बड़ा था, लेकिन आई एम श्योर आपको हर एक मोमेंट एक वाव मोमेंट था। मैंने कोशिश की आपको बनाए रखने का लेक्चर में जितना हो सका। अगर वीडियो पसंद आए, दबा के शेयर करो दोस्तों में, बहुत मेहनत लगता है, दबा के लेक्चर को शेयर करो। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।